यह फांस देश की कहानी है। उस समय फांस के पुराने राजवंश का पतन हो गया था। फांस के निवासियों ने अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना की थी, लेकिन प्रजातंत्र ज्यादा दिन टिका नहीं। तुमने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। वह प्रजातंत्र शासन में एक साधारण सेनापति था, लेकिन अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके देखते देखते वह फांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और एक दिन उसने अपने आप को फांस का सम्राट घोषित कर दिया। लोग उसके आतंक से डरते थे, लेकिन एक साधारण से सिपाही को एकाएक सम्राट बनते देखकर मन हो मन उससे जलते रहते थे। इसी बीच यूरोप के देशों में फांस से युद्ध छिड़ गया। लोगों ने नेपोलियन का साथ देने से आनाकानी करना शुरू किया। नेपोलियन अकेला क्या कर सकता था? अंत में उसे राजगद्दी छोड़कर अलग हट जाना पड़ा। यह एल्बो नाम के एक द्वीप में चला गया और वहीं रहने लगा। इस मौके का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने पुराने राजवंश के एक बुढ़े को कहीं से लोज निकाला और उसे फ्रांस के राजसिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन फांस की जनता इससे खुश नहीं हुई। लोग नेपोलियन से डरते थे, उससे जलते थे, लेकिन साथ ही उसे चाहते भी थे। उन्होंने गुप्त रूप से नेपोलियन को फिर से लाने का उपाय सोचना शुरू किया। जनता के खास नेताओं ने नेपोलियन से चिट्ठी पत्री शुरू कर दी। इनमें कई तरह के लोग थे जो एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पत्र लाते थे और फांस से खास नेताओं के पत्र नेपोलियन के पास ले जाते थे। फांस के दक्षिण में मार्सेल्स नाम का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। उस समय उस नगर में मोरेल नाम का एक आदमी रहता था। वह एक बड़ा व्यापारी था। दूर दूर के देशों में उसका व्यापार चलता था। कई जहाज उसका माल लादकर देश परदेश जाते थे। इनमें से एक जहाज का नाम फराओ था। इस जहाज में एडमंड दांते नामक एक युवक काम करता था। उसके जीवन की यह कहानी है। जिस जहाज में एडमंड काम करता था, उसका कप्तान भी चुपके चुपके नेपोलियन के पास चिट्ठी पत्री लाया ले जाया करता था। एक बार की बात है, फराओ जहाज कलकत्ता से माल भरकर वापस लौट रहा था। रास्ते में जहाज का बूढ़ा कप्तान अचानक बीमार पड़ गया। जहाज में जो कुछ दवाई वगैरह थी उससे उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन देखते देखते उसकी बीमारी बढ़ती गई। जहाज के कर्मचारियों और दूसरे लोगों को लगा कि कप्तान का अंत समय निकट आ गया है और अब वह बच नहीं सकेगा। इस बात से सबसे अधिक खुशी जहाज के एक खलासी को हुई, जिसका नाम था डेंगलर्स। उस बूढ़े कप्तान के बाद इंगलर्स ही कप्तान बनने वाला था, क्योंकि वही सबसे बड़ा खलासी था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। एक दिन बूढ़े कप्तान ने सब लोगों को बुलाकर कहा, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं। किसी भी दिन ऊपर से बुलावा आ सकता है। इसलिए जब तक अपने मालिक जहाज के लिए किसी दूसरे कप्तान का इंतजाम नहीं कर देते, तब तक के लिए मैं एडमंड को कप्तान बनाता हूं। आज से वही मेरा काम संभालेगा। यह सुनकर डेंगलर्स की सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया। वह कप्तान बनना चाहता था, परंतु एक दूसरे खलासी को कप्तान बना दिया गया। उसे बहुत गुस्सा आया। फौरन वह कप्तान के पास से चला आया। एडमंड के विरुद्ध उसका मन ईर्ष्या से भर उठा। उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। उधर जहाज के दूसरे खलासी एडमंड को बहुत चाहते थे। उन्होंने एडमंड को खुशी खुशी अपना कप्तान स्वीकार कर लिया। बूढ़े कप्तान ने एडमंड को कप्तान बनाने के बाद अपने कमरे में बुलाया और वहां बड़े दूसरे खलासियों को हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। सब बाहर निकल आए। डेगनर्स फौरन ताड़ गया कि कप्तान एडमंड को कोई गुप्त बात बताना चाहता है, इसीलिए उसने सबको वहां से हटा दिया है। सब लोग हट गए, लेकिन डेंगलर्स वहीं एक दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा।
अंदर कप्तान ने एडमंड के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज दिया और कहा, एडमंड, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। यह काम करना ही चाहिए। देखो, जब तुम देश लौटो तो पेरिस जाकर इस बदमी से जरूर मिलना और यह कागज उसे दे देना। लेकिन होशियार रहना, किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम न हो। एडमंड को यह सब कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह कप्तान का आदर करता था, इसलिए वह इस काम के लिए राजी हो गया। लेकिन उसे यह मालूम न था कि यह सब क्या है। सिर्फ कागज पर उसने नाम पढ़ा तो उस पर किसी मस्यू नोलिये का नाम लिखा था। साथ ही उसके घर का पत्ता लिला था। उसने कप्तान से कहा, आप किसी बात की चिंता न कीजिए, मैं यह कागज जरूर ठीक पते पर पहुंचा दूंगा। कप्तान ने शांति की सांस ली। इधर बाहर खड़ा डेंगलर्स सब सुन रहा था। उसे फौरन मालूम हो गया कि यह सब क्या मामला है। उसने ताड़ लिया कि नेपोलियन की चिट्ठी है और वह बूढ़ा कप्तान खुद नेपोलियन के पास से इस चिट्ठी को लाया है। वह मन ही मन हंसा और उसने एडमंड से बदला लेने की तरकीब सोचनी शुरू की। वह जानता था कि अगर इस चिट्ठी की बात अधिकारियों को मालूम हो जाए तो एडमंड मुसीबत में पड़ सकता है। ठीक समय पर जहाज बंदरगाह में दाखिल हुआ। जहाज का मालिक मोरेल जहाज देखने आया। एडमंड में उससे सारी बात बतला दी। मोरेल पहले से ही एडमंड से खुश रहता था। अब उसे पूरे जहाज का काम संभालते देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने बातचीत में यह इशारा किया कि एडमंड को ही जहाज का कप्तान बना दिया जाएगा। मालिक से बातचीत करके और फिर जहाज की ठीक से व्यवस्था करके एडमंड घर लौटा। घर पर उसका बूढ़ा पिताचा और मर्सादिस नाम की एक सुंदर लड़की भी वहीं रहती थी जिसके साथ एडमंड का विवाह होने वाला था। उधर डेंगलर्स ने एडमंड और मालिक के बीच क्या बातचीत हुई इसे मालूम कर लिया। यह जानकर कि मालिक एडमंड को ही कप्तान बनाएगा, उसकी बची सूची आशा भी समाप्त हो गई। जब वह जहाज से बाहर आया तो एडमंड के खिलाफ ईर्ष्या से उसका मन भर उठा था। उसने कसम खाई कि वह एडमंड का सर्वनाश किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। यह सब सोचते सोचते वह एक शराब खाने में शराब पीने के लिए घुस गया। वहां एक कोने में उसे एक आदमी बैठा दिलाई दिया जिसे वह पहचानता था। उसका नाम फर्नांद था। डेंगलर्स यह भी जानता था कि फर्नांद मर्सीडिस का दूर का रिश्तेदार है और मर्सीडिस के साथ एडमंड की शादी होने वाली है। मर्सीडिस और फर्नांद बचपन में साथ साथ खेले कूदे थे और एक दूसरे को बहुत मानते थे। लेकिन फर्नांद बाद में मन ही मन मर्सीडिस से शादी करने के मंसूबे बांधने लगा। मर्सीडिस इसके लिए राजी नहीं हुई क्योंकि वह उसे अपने भाई की तरह मानती थी। इसके अलावा वह एडमंड को बहुत चाहती थी। कुछ दिनों बाद मर्सीडिस और एडमंड के विवाह की बात भी पक्की हो गई। लेकिन इतने पर भी फर्नांद ने आशा नहीं छोड़ी। वह बराबर इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह मर्सीडिस उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसे मालूम हो गया था कि एडमंड यात्रा से लौट आया है और उसे कुछ दिन की छुट्टी भी है तथा इसी बीच दोनों का विवाह होने वाला है। इसीलिए बहुत निराश होकर वह शराब खाने के एक कोने में बैठा था। डेंगलर्स उसके पास जा पहुंचा और बात ही बात में उसने फर्नांद के मन का हाल जान लिया। उसे मालूम हो गया कि फर्नांद एडमंड से बहुत नाराज है। बस फिर क्या था, डेंगलर्स तो इसी मौके की तलाश में था। उसने फर्नांद से कहा, देखो फर्नांद, मैं तुम्हारी मुश्किल बड़े मजे से आसान कर सकता हूं और एडमंड को तुम्हारे रास्ते से हटा सकता हूं। लेकिन एक शर्त है। डेंगलर्स ने आसपास ध्यान से देखा और फिर चुपके से उससे कहा, तुम्हें एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। चिट्ठी? किसके नाम? तुम यह सब मत पूछो, बस मैं जिस तरह कहता हूं लिखते जाओ। फर्नांद की समझ में कुछ नहीं आया। वह इससे काफी घबरा गया।
लेकिन फिर भी उसने एक नौकर से कागज कलम मंगाया और लिखना शुरू किया। चिट्ठी मार्सेल्स के मेयर के नाम थी। उसमें लिखा गया, एक राजभक्त नागरिक आपको सूचित करना चाहता है कि मोरेल की कंपनी में फराओ नाम के जहाज में काम करने वाला एक खलासी एडमंड दांते, जो अब उसका कप्तान बना दिया गया है, राजा के विरुद्ध चलने वाले षड्यंत्रों में भाग ले रहा है। वह एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पास से एक खास चिट्ठी लाया है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और ठीक से जांच पड़ताल की जाए तो चिट्ठी उसके पास मिल सकती है। चिट्ठी या तो उसके पास है या जहाज में उसके कमरे में कहीं छिपाकर रखी गई है। यह चिट्ठी गुमनाम थी और इसके नीचे किसी का दस्तखत नहीं था। हेगलर्स ने कहा, कहो क्या राय? देखा तुमने? अब तुम एडमंड से बड़ी आसानी से बदला ले सकते हो और उसे अपने रास्ते से हटा सकते हो, लेकिन फर्नान्य एडमंड का इतना बड़ा नुकसान करने से हिचक रहा था। उसने काफी आनाकानी की और इस षड्यंत्र से दूर रहना चाहा। डेंगलर्स बार बार उससे कह रहा था कि यह चिट्ठी तुम मेयर के पास पहुंचा दो, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन फर्नांद डर रहा था। डेंगलर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उसे एडमंड के खिलाफ भड़काए। इतने में अचानक डेंगलर्स की बाहुर सड़क पर नजर पड़ी तो उसने देखा कि एडमंड गर्मीदिरा के साथ सड़क पर चला जा रहा था। वह उसके साथ घूमने निकला था। डेंगलर्स ने फौरन मौके का लाभ उठाया और सड़क की ओर इशारा करके फर्नांद से कहा, देखो वे दोनों चले जा रहे हैं। एडमंड उसके साथ घूमने निकला है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम भी इसी तरह मर्तिदिस के साथ घूम फिर सको और अंत में एक दिन उसे अपनी बना सको तो तुम्हें एडमंड के खिलाफ कुछ न कुछ करना चाहिए। मैंने तुम्हें सबसे आसान रास्ता बतला दिया है। फर्नांद पर इसका वही असर पड़ा जो आग मेथी का पड़ता है। मारे ईर्ष्या के वह जल उठा और एडमंड के खिलाफ सब कुछ करने को तैयार हो उठा। उसने कागज जेब में रख लिए। थोड़ी देर बाद ही वह सराबखाने के बाहर निकल आया। फिर सबसे पहला काम जो उसने किया वह था चिट्ठी को डाक के डिब्बे में छोड़ना। डेंगलर्स की खुशी की सीमा न रही। उसका काम पूरा हो गया था। वह मजे में गुनगुनाता हुआ घर लौट गया। कुछ दिनों बाद एडमंड के विवाह की तिथि आ पहुंची। विवाह की हंसी खुशी में भाग लेने के लिए उसने जहाज के सभी खलासियों और अपने दूसरे इष्ट मित्रों को निमंत्रित किया। फर्नांद और इंग्लर्स भी उसके मित्र की तरह उसे बधाई देने के लिए आ पहुंचे। जहाज के मालिक मोरेल भी अपने साथियों के साथ आए। राब लोग हंसीमजाक और खाने पीने में लगे थे कि इतने में अचानक पुलिस के कुछ आदमी वहां आ पहुंचे। 2-3 सिपाही दरवाजे पर रास्ता रोककर खड़े हो गए। यह देखकर सभी लोग चौंक पड़े। मेहमानों में पवराहट फैल गई। लोगों की समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। जो लोग खा पीकर आनंद मनाने में लगे हुए थे उनकी सारी हंसी गायब हो गई और डर के मारे उनका दिल धड़कने लगा। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। दारोगा ने जरा कड़कती हुई आवाज में पूछा, एडमंड दांते किसका नाम है? अपना नाम सुनकर एडमंड का चेहरा उतर गया, लेकिन किसी तरह अपने आप पर काबू पाकर वह आगे आया और बोला, एडमंड मेरा नाम है। दारोगा आगे बढ़कर बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एडमंड यह सुनकर सन्न रह गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरे लोग भी मारे घबराहट के कुछ बोल न सके। एडमंड ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे गिरफ्तार होना पड़े। दारोगा बोला, तुम मस्यू मोरेल के जहाज में काम करते हो न? तुम ही तो फराओ नामक जहाज पर तैनात हो। एडमंड बेचारा चुप रह गया। उसने एक आध बार और विरोध करने की कोशिश की,
लेकिन दारोगा टस से मस होने को तैयार न था। एडमंड अपने पिता और भर्तीदिस तथा अपने मालिक मोरेल की ओर घूमकर बोला, जरूर इन लोगों से कोई गलती हो रही है। लेकिन ये पुलिस वाले हैं, भला मेरी बात क्यों मानेंगे? मैं जरा इनके साथ थाने तक हो आऊं। मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है, भला फिर क्यों मुझे गिरफ्तार किया जाएगा? बाने में सब तय हो जाएगा। आप लोग कोई चिंता न करें, मैं अभी आ रहा हूं। फिर वह दिस का हाथ वबाकर बोला, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर वह सिपाहियों के साथ वहां से बल पड़ा। रंग में भंग पड़ गया। सारी हंसी खुशी पर पानी फिर गया। लोगों के चेहरे उतर गए। धीरे धीरे वहां से भीड़ छंटने लगी। जो लोग बच गए वे एक दूसरे की ओर उदास नजरों से देखते हुए वहीं बैठे रहे। मोरेल सबको हिम्मत बंधाने की कोशिश करता रहा। वह कह रहा था, घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस वालों से जरूर कोई गलती हुई है। आप लोग यहीं रहिए, मैं जरा एडमंड को छुड़ाने की कोशिश करता हूं। कोतवाल से मेरी जान पहचान है। यह कहकर मोरेल वहां से चला गया। मेहमान लोग बैठकर इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीता, दूसरा बीता, लेकिन न तो मोरेल ही लौटा और न एडमंड ही। इसलिए धीरे धीरे बाकी बचे हुए लोग भी जाने लगे। सिर्फ एडमंड का पिता और मर्तीदिस बचे और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते रहे। फर्नांड पहले से ही इस काम को करने से घबरा रहा था। फिर किसी तरह जोश में आकर उसने चिट्ठी डाल दी थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी शरारत का इतना बुरा नतीजा निकल सकता है। वह यह सब नहीं देख सका और चुपचाप वहां से खिसक गया। लेकिन इंग्लर्स मन ही मन प्रसन्न हुआ। वह वहां बैठा रहा। थोड़ी देर में केड्रोसी नामक एक जहाजी उसके पास आया और बोला, यह सब तुम्हारी शरारत है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसके पीछे तुम ही हो। उस दिन शराब खाने में तुमने फर्नांड से जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुन लिया था। मैं वहीं एक कोने में बैठा था। तुम्हें ऐसा काम नहीं कर चाहिए था। डेंगलर्स पहले तो घबराया कि उसका भेद उस आदमी को कैसे मालूम हो गया, लेकिन उसने सोचा कि जब इसे मालूम हो ही गया है तो इससे कड़ा ढंग से पेश आना चाहिए। वह बोला, जानते हो तो क्या हुआ जब तुम उस समय नहीं बोले तो इस समय बीच में क्यों पड़ते हो? जाओ अपना काम देखो। तुम्हारे इस तरह भीलने चिल्लाने से हो सकता है मैं भी पकड़ा जाऊं और तुम भी बच नहीं सकोगे। सब लोग यही मानेंगे कि तुम्हारा भी षड्यंत्र में हाथ है। केड्रोसी जरा डरपोक स्वभाव का था। वह डेंगलर्स की बात सुनकर डर गया और चुप्पी मार गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबको बतला दे कि षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। उधर सिपाहियों ने एडमंड को शहर शहर के मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए। लेकिन इसी बीच एक सिपाही ने जहाज में एडमंड के कमरे से मिले एक कागज को उनके हाथ में रख दिया। कागज को देखते ही वे चौंक उठे, क्योंकि कागज जिसके पास जाने वाला था और जिसका नाम उस पर लिखा हुआ था वह और कोई नहीं, मेयर मिशूने विल्फोर्ट के अपने ही पिता थे। उन्हीं का नाम मस्यू नोतिए था। देखते देखते मेयर के माथे पर पसीना झलक आया। उन्हें मालूम था कि उनके पिता नेपोलियन के पक्ष में हैं और राजा को नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता और नेपोलियन के बीच गुप्त पत्र व्यवहार चलता है। वे जानते थे कि अगर इस चिट्ठी की बात मालूम हुई और सारा भेद खुला तो न सिर्फ उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है, और पिता की हालत क्या होगी यह तो साफ जाहिर है। उनके बचने की तो उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। खूब एक सोच विचार कर उन्होंने उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने सब लोगों को वहां से बाहर जाने को कहा
और फिर एडमंड को अपने पास बुलाकर पूछा, एडमंड, तुम्हें यह कागज कहाँ से मिला? डरो मत, मुझे साफ साफ बताओ। एडमंड बड़ा भोला आदमी था। उसने मेयर की बात पर विश्वास कर लिया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि किस तरह कप्तान ने मरते समय उसे यह काम सौंपा था। सब सुनकर मेयर ने उससे पूछा, अच्छा, अब जरा यह बताओ कि इस कागज पर जिसका पता लिखा है उसे तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कभी तुमने उसका नाम सुना है? नहीं। यह सुनकर मेयर ने शांति की सांस ली। उसने अपने मन की बात मन में रखी और कहा, एडमंड, तुम्हें यह मालूम है कि अगर किसी को भी इस चिट्ठी के तुम्हारे पास होने की खबर मिली तो तुम गिरफ्तार किए जा सकते हो और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। इस चिट्ठी को अपने पास रखना राजद्रोह है। इस अपराध की सजा में तुम्हें फांसी तक दी जा सकती है। यह सुनकर एडमंड का चेहरा फक पड़ गया। वह बोला, लेकिन हुजूर, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेयर ने बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन भला दूसरे यह सब कैसे समझेंगे? चिट्ठी तुम्हारे पास मिली और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। भला इस पर कौन विश्वास करेगा? एडमंड हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ईश्वर जानता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जैसे भी हो, आप मेरी रक्षा कीजिए। मेयर ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, मामला तो बड़ा संगीन है। फिर भी देखो, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन इतना याद रखना कि किसी को इस विट्ठी की बात मालूम न हो, और यह तो मालूम ही नहीं होना चाहिए कि यह चिट्ठी किसके नास है, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। यह सुनकर एडमंड की जान में जान आई। वह गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, किसी तरह मुझे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। मैं किसी से भी नहीं कहूंगा कि यह चिट्ठी कैसी है और किसके नाम है। मेरी जान अब आपके हाथ में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मेयर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। यह चिट्ठी तुम्हारे खिलाफ सबूत की तरह पेश की जा सकती है। इसे मैं तुम्हारे सामने ही नष्ट किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके सामने ही उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर उसे जला डाला। एडमंड यह जान ही नहीं सका कि मेयर ने उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने आप को और अपने पिता को बचाने के लिए कागज को नष्ट किया है। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा। एडमंड ने मेयर को धन्यवाद दिया और फिर वह सिपाहियों के साथ चला गया। उसके मालिक मस्सू मोरेल अदालत के बाहर बैठे थे। मेयर ने उससे कहा, मामला बड़ा संगीन है, लेकिन मैं भरसक अपनी कोशिश करूंगा कि यह लड़का छोड़ दिया जाए। अब आप जाइए, किसी तरह इसके माता पिता को समझाने की कोशिश कीजिए। मस्यू मोरेल निराश होकर घर लौट आए और एडमंड के पिता और मर्सिडिस को समझाने की कोशिश करने लगे। एडमंड मेयर की बात पर विश्वास करके छूटने की उम्मीद में किसी तरह जेल में दिन काटने लगा। उसने किसी को यह नहीं बताया कि उसे क्यों पकड़ा गया है, उसके पास किसके नाम चिट्ठी थी या उसमें क्या लिखा था। उसे मेयर पर पूर्ण भरोसा था और उसने उनको वचन दिया था कि वह किसी को उस चिट्ठी के बारे में नहीं बताएगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन एडमंड अपनी कोठरी में कुछ उदास होकर बैठा था कि इतने में अचानक उसके पास कुछ सिपाहियों ने आकर कहा, चलो हमारे साथ चलो। एडमंड को कुछ आशा भी हुई, लेकिन साथ ही वह कुछ घबराया भी। उसने पूछा, कहाँ? सिपाहियों ने डांटकर कहा, बहस न करो, चुपचाप चले बलो। थोड़ी देर में ही मालूम हो आएगा कि कहाँ जाना है। एडमंड कुछ नहीं बोला। उसे मेयर की बात पर विश्वास था। उसने सोचा कि शायद उसे जेल खाने से रिहा किया जा रहा है।
वह उठा और उनके साथ चला गया। चलते चलते वे लोग समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर सिपाहियों ने उसको एक नाथ में बैठने को कहा। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इसके जवाब में एक सिपाही ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बेकार सवाल जवाब न करो। अभी थोड़ी देर में मालूम हुआ जाता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नाव चल पड़ी। एडमंड को अब भी आशा थी कि मेयर साहब उसकी मदद कर रहे हैं और उसे कराकर फ्रांस की सीमा के बाहर कहीं छुड़वा देना चाहते हैं। इसलिए वह समुद्र का दृश्य देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। लेकिन कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ी की चोटी पर किसी बड़ी भारी किले जैसी चीज को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। एक अशांत आशंका से वह कांपने लगा। उसने डरते डरते पूछा, वह कौन सी जगह है? एक सिपाही ने जवाब दिया, वहीं तुम्हें जाना है। बहुत देर से तुम यह जानने के लिए उतावले थे न, अब अच्छी तरह देख लो। यह फ्रांस का सबसे भयानक जेलखाना है। यह सुनकर तो जैसे उसके होश उड़ गए। कहाँ तो वह यह सोच बैठा था कि मेयर साहब उसको रिहा करवा रहे हैं और कहाँ यह चारों तरफ समुद्र से घिरा पहाड़ी जेलखाना। वह बोला, जरूर तुम लोगों से कोई गलती हुई है। मुझे तो शीघ्र ही छोड़ा जाने वाला था। मुझे वहां क्यों भेजा जा रहा है? मैं निर्दोष हूँ। इस पर सभी सिपाही खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बड़े चालाक मालूम पड़ते हो। हमको भी पट्टी पढ़ाना चाहते हो। चुपचाप बैठे रहो। धीरे धीरे किला पास आया। उसकी पत्थर को काली काली दीवारें देखकर एडमंड का दिल दहल गया। उसे किले की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर भी वह मन ही मन यही सोच रहा था कि जरूर इन लोगों से कोई गलती हुई है, वरना भगवान के राज्य में इतना बड़ा अंधेर नहीं हो सकता। उसने सिपाहियों से हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर कहा, एक बार मुझे मेयर साहब के पास ले चलो, वे मुझे छोड़ देंगे। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। पहले तो वे लोग उसका मजाक बनाते रहे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। उन्हें जो हुक्म मिला था उसी को वे पूरा कर रहे थे। जब एडमंड ज्यादा विरोध करने लगा तो सिपाहियों ने भी बल का प्रयोग किया और जबरदस्ती लीचते हुए उसे किले में ले गए। एडमंड विरोध करता रहा और किले के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए। बेचारा एडमंड, अभी तो सिर्फ 18-19 साल की उसकी उम्र थी। अभी अभी वह काम लायक हुआ था। उत्साह और ईमानदारी से काम करके उसने मालिक को प्रसन्न कर लिया था। मर्सिविस जैसी लड़की से उसका विवाह होने वाला था और इसी बीच उसे दुनिया से दूर इस भयानक किले में बंद कर दिया गया, जिसके चारों तरफ पानी था। किले में एडमंड को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में रखा गया। इस कोठरी में दीवार में ऊपर की तरफ सिर्फ एक छोटा सा छेद था। उसी से थोड़ी बहुत हवा आ सकती थी। यह कोठरी शायद तहखाने में थी, इसीलिए आसपास के किसी आदमी की झलक तक नहीं मिलती थी। सिर्फ शाम सुबह पहरेदार आते थे और उसके आगे खाना सरकाकर चले जाते थे। यह पहरेदारों के आगे हाथ पैर जोड़ता और अपने को कोतवाल के पास पहुंचा देने की मांग करता। कभी वह उनसे चिट्ठी लिखने की इजाजत मांगता, लेकिन वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। इसी तरह दिन पर दिन बीतने लगे। किसी ने उसकी खबर नहीं ली। उस बेचारे को यह भी पता नहीं था कि कितने दिनों तक उसे इस काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। सारी आरजू मिन्नत बेकार गई। उसने पहरेदारों से प्रार्थना की और कुछ नहीं तो उसे जरा जेलर से ही मिला दिया जाए, लेकिन इसके जवाब में उसे बताया गया कि जेलर किसी से मुलाकात नहीं करते। चारों तरह से निराश होकर वह तो जैसे पागल हो गया। अंत में उसने पहरेवारों को धमकाना शुरू किया कि अगर जेलर से नहीं मिलाया गया तो वह उनमें से जिसको पकड़ पाएगा उसका गला घोंट देगा। उसने सोचा था कि शायद इससे डरकर पहरेदार उसे जेलर के पास पहुंचाने को राजी हो जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा ही परिणाम निकला।
उसे तहखाने की एक और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। पहले बाली कोठरी में तो थोड़ा सा छेद था जिससे ताजी हवा आती थी और कभी कभी सूरज की एकाध किरण भी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। वह बहुत रोया, चिल्लाया, किसी ने उसकी एक न सुनी। उधर मस्यू मोरेल रोज मेयर के पास जाते थे और उससे एडमंड के समाचार मालूम करते थे। शुरू में तो मेयर उन्हें मीठे मीठे शब्दों में आश्वासन देता रहा, लेकिन बाद में उसने मोरेल से मिलना ही बंद कर दिया। एडमंड के बूढ़े बाग और असहाय मर्सीडिस की स्थिति देखकर मोरेल ने बड़ी कोशियां की, लेकिन कोई फल नहीं निकला। इधर नेपोलियन मौके की तलाश में था और फिर से राज्य प्राप्त करने की कोशिश में लगा था। मौका पाते ही उसने एक बड़ी भारी फौज बटोरी और फिर फान पर हमला कर दिया। पूरे फांस में भगदड़ मच गई। बूढ़े राजा 18वें लुई ने एक फौज नेपोलियन को रोकने के लिए भेजी, लेकिन उल्टे वह फौज पूरी की पूरी नेपोलियन से जा मिली। धीरे धीरे पूरी तैयारी करके नेपोलियन ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हमला करने की योजना बनाई। इस मौके पर पुराने कैदियों के छोड़े जाने की आशा थी। मोरेल बराबर इस कोशिश में लगा था कि मेयर को समझा बुझाकर एडमंड को छोड़ने के लिए राजी कर लिया जाए, लेकिन मेयर बड़ा डरपोक था। वह सोचता था कि अगर कहीं नेपोलियन हार गया और राजा का ही शासन रहा तो एडमंड को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ तक कि राजधानी में नेपोलियन की सेनाएं घुस आई और नेपोलियन ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब वह सम्राट बन गया, लेकिन फिर भी मेयर एडमंड को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वह जानता था कि नेपोलियन का राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा, और हुआ भी यही। करीब 100 दिन तक राज्य करने के बाद नेपोलियन को वाटर्ल के मैदान में हारना पड़ा और अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। नेपोलियन के हारने के साथ ही एडमंड के छूटने की आशा भी जाती रही। नेपोलियन के खिलाफ राजा लुई की मदद करने के कारण मेयर विल्फोर्ट का पद बढ़ा और अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब वह चाहता तो एडमंड को छोड़ सकता था। इसके अलावा एडमंड मेयर के पिता का नाम भी न जानता था और न ही उसे यह पता था कि वह राजा के खिलाफ षड्यंत्र में नेपोलियन से मिला हुआ है। लेकिन इतने पर भी मेयर एडमंड को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसे अब भी डर था कि कहीं एडमंड छूटकर अधिकारियों को यह न बता दे कि मेयर का पिता राजा के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया करता था। इस तरह बेचारा एडमंड जेल में सड़ता रहा। उसी अंधेरी कोठरी के पत्थरों पर सिर पटक पटक कर वह रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। शुरू के 2-3 साल तक वह इसी उम्मीद में बैठा रहा कि शायद उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अब वह सारी उम्मीद छोड़ चुका था। अब तो उसे यही विश्वास हो गया था कि सिवा मौत के और कोई उसे इस काल कोठरी से छुटकारा नहीं दिला सकता। कुछ समय बाद एक सरकारी अधिकारी एक दिन किले के कैदियों की हालत की जांच करने के लिए आया। किले के ऊपरी हिस्से के सारे कैदियों को देलने के बाद उसने पहरेदारों से पूछा, तहखाने में कितने कैदियों को बंद किया है? पहरेदारों ने उसे बताया, नीचे सिर्फ 2 कैदी बंद है। उनमें से एक तो विद्रोह करने के अपराध में बंद किया गया है और दूसरा बिल्कुल मूर्ख है, वह पागल मालूम होता है। अधिकारी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, अच्छा, लेकिन ये लोग हैं कौन? पहरेदार के कप्तान ने बताया, उनमें से एक तो नेपोलियन को फिर से राजगद्दी पर बैठाने के षड्यंत्र में पकड़ा गया था। उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वह बड़ा खतरनाक आदमी मालूम पड़ता है, और दूसरा एक बूढ़ा पादरी है। वह भी शायद ऐसे ही किसी अपराध में पकड़ा गया था, लेकिन वह बिल्कुल पागल मालूम होता है। वैसे तो वह बड़े शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह जेल में पड़ा पड़ा लाखों रुपए की संपत्ति का सपना देखता रहता है। जो कोई उसके पास जाता है वह उससे कहता है कि मुझे यहाँ से छुड़वा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया दूंगा। अधिकारी उन दोनों से मिलने के लिए टहलाने में उतरा।
पहले उसने एडमंड से बातचीत की। एडमंड ने उसे बताया, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मुझे यहाँ किस लिए बंद करके रखा गया है। मुझे अगर मेयर साहब से मिला दिया जाए तो मैं उनको उनका पुराना वादा याद दिलाकर उनसे कहूंगा कि मुझे यहाँ से छुड़वा दिया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वे जरूर मुझे यहाँ से छुड़वा लेंगे। अधिकारी ने उससे हमदर्दी प्रकट की और कहा, तुम्हारे चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि तुम खतरनाक आदमी हो। खैर, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। फिर वह उस पागल पादरी से मिलने गया। पादरी ने उसे बताया, मेरा नाम फादर फारिया है। मैं 12 साल तक एक राजकुमार के यहाँ नौकरी करता था। लेकिन पता नहीं क्यों 5 साल पहले मुझे पकड़कर यहाँ बंद कर दिया गया। अगर आप मुझे यहाँ से छुड़वा दें तो मैं आपको बहुत सा रुपया दिला सकता है। पहरेदारों ने पहले से ही उस अधिकारी को पादरी का किस्सा बता दिया था और कह दिया था कि वह रुपए देने की बात करता है। इसलिए उसने पादरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और व्यंग्य से मुस्कराता हुआ वहां से ऊपर लौट आया। रास्ते में एक सिपाही ने उससे कहा, हुजूर, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, वरना जितने रुपए की यह बात करता है उसका अगर 1/4 भी इसके पास होता तो आज इस तरह जेल में न सहता। अधिकारी बोला, हाँ, तुम्हारा कहना सही मालूम होता है। फिर उसने जेलखाने के दफ्तर में जाकर सब कैदियों के कागजात देखे। कागजों में साफ साफ यह लिखा था कि एडमंड को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वह कुछ नहीं कर सका और चुपचाप वहां से लौट आया। बेचारा एडमंड। बहू तो अब पूरी उम्मीद ही खो बैठा कि कभी वह जेल के बाहर भी निकल सकेगा या नहीं। सब तरफ से हारकर उसने अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। एडमंड के मालिक भी अब उसके रिहा होने की उम्मीद खो बैठे थे। उन्होंने इंग्लर्स को एक जहाज का कप्तान बना दिया। इस तरह इतने दिनों बाद इंग्लर्स की इच्छा पूरी हुई। एडमंड को कोई आशा नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वह उम्मीद लगाए था कि किसी न किसी तरह इस काल कोठरी से उसे मुक्ति मिल जाएगी। दिन पर दिन बीतते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे भाग्य ही उससे रूठ गया था। इतने दिनों से उसने किसी इंसान का चेहरा तक नहीं देखा था। सिर्फ सवेरे पहरेदार आता था और दरवाजे के नीचे से उसके लिए खाना लिस्का देता था। बस इसके बाद दिन भर वहां गन्नाटा छाया रहता। मनुष्य या चिड़िया की बोली तक नहीं गुनाई देती। कभी कभी वह सोचता था कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और कभी सोचता था कि जो भाग्य में निम्मा होता है वह तो होकर ही रहता है। लेकिन जब उसे मर्गिदिस या अपने बूढ़े पिता की याद आती थी तब वह बहुत बेचैन हो उठता था और पागल की तरह अपनी कोठरी का दरवाजा पीटने लगता था और फिर हारकर चुपचाप एक कोने में पड़ रहता था। धीरे धीरे ईश्वर पर से भी उसकी श्रद्धा उठने लगी। वह सारी आना हो चुका था। अब उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से वह कभी नहीं निकल सकेगा। घोर निराशा में उसने अपने प्राण छोड़ देने का निश्चय किया। लेकिन उस कोठरी में कोई ऐसी बीज नहीं थी जिससे वह आत्महत्या कर पाता। बहुत सोचने पर उसने यह तय किया कि खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूसरे दिन सवेरे जब पहरेदार उसके लिए कामा लेकर गया तो उसने उसे छुआ तक नहीं। दिन भर दीवार की ओर मुंह किए चुपचाप पड़ा रहा। इसी तरह दिन बीतने लगे। रोज खाना आता था और कोठरी के दरवाजे पर पड़ा रहता था, लेकिन एडमंड उसे छूता तक नहीं था। वह बार यह सोचता था कि शायद कैदी बीमार है, इसीलिए खाना नहीं ला रहा है। वह बिना बोले रोज बचा हुआ खाना हटा लेता था और ताज़ा लाना रख देता था। भूखा रहने के कारण एडमंड कुछ श्रीभार सा रहने लगा। वह बहुत अधिक कमजोर हो गया और उसकी रही सी शक्ति भी जाती रही। उस अंधेरी कोठरी में, जहां न धूप जाती थी न हवा, कोई भी आदमी थोड़े ही दिनों में बीमार पड़ सकता था।
इसलिए तबीयत तो उसकी पहले से ही खराब रहती थी, लेकिन खाना न खाने के कारण तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वह बरसों से बीमार हो। यह सोचता था कि चलो अच्छा है, इसी तरह एक दिन जान निकल जाएगी और इस नरक की जिंदगी से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन वह मर नहीं सका। इस बीच एक विचित्र घटना घटी जिससे उसे आशा की एक नई किरण दिखाई दी। हुआ यह कि वह पड़ापड़ा मौत का इंतजार कर रहा था। इतने में एक दिन उसे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे बगल की दीवार के पास कोई जमीन खोद रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई चूहा बिल लोद रहा है, लेकिन जब उसने दीवार से कान लगाकर ध्यान से सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच ही पास की कोठरी में कोई गड्ढा खोद रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है उसका पड़ोसी जेल से छूटने की कोई तरकीब निकाल रहा हो। यह सोचकर एडमंड को भी कुछ आशा बंधी और उसने पड़ेदार द्वारा रखे गए खाने में से रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और थोड़ा पानी भी पी लिया। पेट में अन्न के जाते ही उसमें कुछ शक्ति आई। उसने दीवार पर 3 बार चोट की और फौरन उधर से आवाज आनी बंद हो गई। अब एडमंड को विश्वास हो गया कि सचमुच कोई कैदी दीवार तोड़कर इधर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी 3 दिन तक कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एडमंड को फिर से निराशा ने घेरा। वह दिन रात दीवार पर कान लगाए उस आवाज की प्रतीक्षा करता रहता था। अंत में चिए दिन फिर आवाज आने लगी। एडमंड लशी से नाच उठा। उसने सोचा कि मुझे भी इस काम में अपने साथी की मदद करनी चाहिए। लेकिन जमीन खोदी जाए तो किस चीज से? वहां कोई साधन तो था नहीं। अंत में उसे एक तरकीब सूझ गई। जिस तसले में उसे खाना दिया जाता था उसी से उसने दीवार के पास जमीन खोदना शुरू किया। जैसे ही पहरेदार के पैरों की आहट आई, उसने काम बंद कर दिया। जब पहरेदार खाना रखकर लौट गया तो खा पी कर वह फिर से अपने काम में जुट गया। थोड़ी ही देर में उसने काफी जमीन खोद डाली और फिर धीरे धीरे दीवार का एक पत्थर भी निकाल लिया। जब पत्थर निकल आया तो एडमंड की खुशी की सीमा नहीं रही। उसे यह सोचकर बड़ा अफसोस हुआ कि इतने दिनों तक मैं क्यों चुप बैठा रहा। अंत में कुछ दिनों में उसने दीवार में छेद कर दिया। जब छेद बढ़ा हो गया तो उसने उसमें से धीरे से अपने पड़ोसी को आवाज दी और उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? उधर से आवाज आई, तुम कौन हो? एडमंड ने जवाब दिया, मैं एक कैदी हूँ। किस देश के रहने वाले हो? फ्रांस का। तुमने क्या किया था? यहाँ तुम्हें किस लिए बंद किया गया है? मैंने किया तो कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उसका पड़ोसी यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल निर्दोष? तब क्या बिना किसी अपराध के तुमको यहाँ बंद किया गया है? हाँ, मैं यही जानता हूँ। हालांकि मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया है कि सम्राट नेपोलियन को फिर से राज्य दिलाने के षड्यंत्र में भाग लेता हूँ। उसके साथी ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा? क्या सम्राट नेपोलियन जब राज्य नहीं करते? यह प्रश्न सुनकर एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, नहीं तो। वे तो राज्य छोड़कर एल्बो द्वीप में चले गए हैं। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम? उसके साथी ने निराशा के स्वर में कहा, नहीं भाई, भला मुझे कहाँ से मालूम हो सकता है। मैं तो जिस दिन से इस कैद खाने में बंद हुआ हूँ, बाहर की मुझे कोई खबर ही नहीं मिली। एडमंड ने पूछा, तुम कब से यहाँ बंद हो? कई साल हो गए। अब तो मैं गिनती भी भूल चुका है। लेकिन इतना मुझे याद है कि जब मैं यहाँ लाया गया था तब 1811 का साल चल रहा था। यह सुनकर एडमंड कांप उठा। उससे भी 4 वर्ष पहले उस बेचारे को यहाँ बंद किया गया था। इतने में उधर से आवाज आई, अच्छा यह तो बताओ, तुम जहाँ सोद रहे हो वह जगह जमीन से कितनी ऊंची है? और तुम्हारी कोठरी के आगे क्या है? एडमंड बोला, मैं बिल्कुल जमीन के पास लोए रहा हूँ।
तुम्हारी कोठरी के बाहर क्या है? मेरी कोठरी के बाहर तो कुछ भी नहीं है। शायद ऊपर जाने की सीढ़ी है। ओह, सारी मेहनत बेकार गई। मैंने तुम्हारी दीवार को बाहर की दीवार समझा था। मैं कोठरी खोलकर बाहर निकलना चाहता था। मुझे क्या पता था कि एक कोठरी से निकलकर मैं दूसरी कोठरी में जाने की कोशिश कर रहा हूं। कितना अच्छा होता अगर मैं बाहर की तरफ वाली दीवार में छेद करता, एडमंड बोला। लेकिन बाहर तो समुद्र है। यहां से जमीन दूर है। क्या इतनी दूर तुम तैर सकते हो? बहुत दूर। ऐसे मौके पर भगवान शरीर में ताकत दे देता है। लेकिन अब क्या किया जाए? खैर, कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। अच्छा, अब तुम कुछ न करना। जब तक फिर दूसरी बार मेरे साथ बातचीत न हो तब तक तुम चुपचाप पड़े रहना। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो, उसके पड़ोसी ने एक क्षण रुककर कहा। मैं 27 नंबर का कैदी हूं, एडमंड बोला। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुम इस तरह अपने को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसके जवाब में उसका पड़ोसी व्यंग्य से हंस पड़ा और कुछ नहीं बोला। एडमंड में गंभीर आवाज में धीरे से कहा, देखो भाई, मैं एक ईसाई हूं और भगवान ईसा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं जेल के पहरेदारों से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अगर तुम्हें भागने का कोई रास्ता मिल जाए तो ईश्वर के नाम पर मुझे यहाँ से छुड़ा ले चलना, वरना मैं यहाँ दीवार से सिर फोड़कर मर जाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ देर तक तो उसका पड़ोसी हिचकिचाया और उससे तरह तरह के सवाल पूछता रहा। जब उसे मालूम हुआ कि एडमंड 25 साल का युवक है और उस पर विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, तो वह उसे भी छुड़ाने के लिए राजी हो गया। इसके बाद एडमंड को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एडमंड ने उस छेद को किसी तरह छिपा दिया। पहरेदारों ने दूर से देखा तो उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उस दिन रात में एडमंड को आशा थी कि उसका पड़ोसी उससे बात करेगा, लेकिन रात भर इंतजार करने पर भी उधर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। दूसरे दिन जब पहरेदार खाना रख गया तो उसके बाद उसे पड़ोसी की कोठरी की तरफ से दीवार पर 3 थपकियां सुनाई दी। एडमंड फौरन छेव के पास जाकर धीरे से बोला, हाँ कहो। क्या पहरेदार चला गया? हाँ। ठीक है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मैंने पहले से ही काफी इंतजाम कर रखा है। मैं अभी उबर आता हूँ। एडमंड ने देखा कि जित छेद को वह बहुत छोटा समझता था, वह असल में काफी बड़ा था और उसके पड़ोसी ने अपनी तरफ की दीवार बहुत ज्यादा खोल डाली थी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही छेद के 2-4 पत्थर निकल आए और फिर उसमें से एक हाथ दिखाई दिया। और देखते देखते एक पूरा आदमी उस छेद में से निकलकर एडमंड के सामने आ खड़ा हुआ। एडमंड दौड़कर उससे लिपट गया। उसने देखा कि उसके पड़ोसी की उम्र 60-62 साल से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में काफी ताकत थी। यह फारिया नाम का पादरी ही था, जिसे बरसों से यहाँ कैद करके रखा गया था। वह बोला, पहले हम लोग यह सब साफ कर डालें, वरना अगर कोई आ पहुंचेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। और फिर एडमंड के खोदे हुए छेदों को देखकर उसने कहा, तुमने तो कुछ लोवा ही नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई औजार बरगरह नहीं है? एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, औजार? यहाँ जेल में औजार कहाँ से लाया जाए? क्या तुम्हारे पास? डॉट पादरी हंसकर बोला, और क्या बिना औजार के ही इतना राब हो गया? मैंने कई तरह के औजार बना रखे हैं। दीवार में लगे हुए जंजीर के कांटों वगैरह को निकालकर मैंने अपने लिए औजार तैयार किए हैं। इन्हीं की मदद से मैं 50 फुट लंबी जगह सोदते हुए अंत में दुर्भाग्यवश तुम्हारी इस कोठरी में आ पहुंचा हूं। 50 फुट? यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मुझे 50 फुट लंबी जमीन खोदनी पड़ी।
जरा श्रीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। मैं निकलना तो बाहर चाहता था और गलती से यहाँ आ पहुंचा हूँ, लेकिन ईश्वर की इच्छा शायद यही थी। यह कहकर उसने निराशा से आह भरी। एडमंड बोला, क्या तुमने यहाँ से भाग निकलने की आशा छोड़ दी है? पादरी बहुत ही बैठी हुई आवाज में बोला, हाँ, और क्या? तुम्हारी कोठरी से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाहर एक तरफ पत्थर की बहुत मोटी दीवार है। इसके अलावा इधर से भागने में पहरेदारों का भी बहुत डर है। फिलहाल जो ईश्वर की इच्छा है वही होकर रहेगा। एडमंड ने उससे पूछा, लेकिन बाबा, तुमने यह नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया? पादरी ने बताया, मैं एक पादरी हूँ और मेरा नाम फारिया है। मैं इटली देश का रहने वाला हूँ, जो आज टुकड़े टुकड़े और शक्तिहीन हो चुका है। मैंने उसे एक स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य के रूप में बदलने की कोशिश की। इस सिलसिले में मैंने एक लेख भी लिख डाला था। उसी लेख की वजह से मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। इसके पहले 3 साल तक मैं इटली की एक जेल में था। अब तुम बताते हो कि सम्राट नेपोलियन भी फ्रांस के राजा नहीं रहे। अब फ्रांस की भी वही दशा होगी जो उस समय इटली की थी। कुछ देर तक चुप रहकर पादरी बोला, अभी तो आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सिवा इसके और कोई चारा नहीं कि चुपचाप बैठकर भौके की राह देखी जाए। इस बीच यह बताओ कि तुमने कितना पढ़ा लिखा? मेरा मतलब यह है कि यहाँ खाली बनत में तुम क्या पढ़ते रहे हो? एडमंड आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगा और बोला, यहाँ जेल में लिखाई पढ़ाई कैसे हो सकती है? न कागज, न कलम, न दवात, न किताब वगैरह। पादरी बोला, लेकिन मैंने तो सारा इंतजाम कर रखा है। मैंने मछली की हड्डी की कलम बना रखी है। मेरी कोठरी में शायद कभी एक भट्ठी रही है। उसकी कालिख एक कोने में खूब लगी हुई है। उसी को मैं स्याही की तरह इस्तेमाल करता हूँ। जब कभी लाल स्याही की बहुत जरूरत पड़ी है तो मैंने अपनी उंगली चीरकर खून से लिखा है। इसके अलावा मेरे पास काफी किताबें भी हैं। रोम शहर में मेरे पुस्तकालय में करीब 5000 किताबें थी। उनमें से करीब 150 किताबें मैं चुन लाया था। उन किताबों को अगर कोई आदमी पढ़ ले तो उसका ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। ये किताबें बरसों से जेल में मेरे पास हैं और इन्हें अब तक मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। कई किताबें तो मुझे ज़बानी याद हो गई हैं। एडमंड पादरी की इन सब बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, आप तो कोई असाधारण व्यक्ति मालूम होते हैं। आप हम लोगों जैसे साधारण आदमी नहीं मालूम होते। सच है, बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ने से आदमी का ज्ञान और हृदय विशाल होता जाता है। लेकिन अपनी ये किताबें आप मुझे कब दिखाएंगे? तुम जब कहो तब। अगर अभी चाहते हो तो चलो, एडमंड बोला, चलो न, अभी मौका है। पादरी उसको अपनी कोठरी में ले जाने के लिए राजी हो गया। दोनों उस छेद में सरकते हुए आगे बढ़ने लगे। वह छेद क्या था? जैसे एक लंबी सुरंग थी जिसे पादरी ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। लेकिन वह सुरंग इतनी संकरी थी कि उसमें आगे सरकने में बड़ी दिक्कत पड़ती थी। अपनी कोठरी में पहुंचने पर बूढ़ा पादरी बोला, अभी तो पहरेदारों के आने में करीब 2 घंटे की देरी है। अभी काफी वक्त है। एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, वक्त का अंदाजा आप इस काल कोठरी में कैसे लगा लेते हैं? बूढ़े पादरी ने एक कोने में ऊपर बने हुए छोटे से रोशनदान की ओर हाथ उठाकर कहा, यही मेरी घड़ी है। वहां मैंने धूप का निशान बना रखा है, उसी से अंदाजा लगा लेता हूँ। कोठरी के एक कोने में एक पुरानी भट्ठी थी। पादरी ने उसका पत्थर हटाया और उसमें से 4-5 किताबों जैसी कुछ चीजें निकाली।
वे लंबे लंबे कपड़ों को मोड़ माड़कर तैयार किए गए कुछ गट्टर गट्टर से थे। इन कपड़ों में बहुत ही बारीक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। पादरी ने बताया, यह इटली का इतिहास है। इसे 8 दिन में मैंने पूरा किया है। अगर कभी इस नरक से मुक्ति मिली तो एक दिन प्रकाशित होकर यह किताब दुनिया के विद्वानों में खलबली मचा देगी। नया दिन के उजाले में ही इतना सारा आपने लिख डाला। नहीं तो मैं रात में भी काम करता हूँ। तुम्हें शायद यह सुनकर आश्चर्य हो कि यहाँ रात में मुझे रोशनी कहाँ से मिलती होगी, लेकिन अगर आदमी में बुद्धि हो तो वह सब कुछ कर सकता है। हम लोगों को खाने को जो गोश्त मिलता है उसमें से चर्बी निकाल कर रख लेता हूँ और फिर उसी से दिया जलाता, लेकिन आग कहाँ से मिलती है? पादरी ने एक कोने में पड़े 2 चकमक पत्थरों की ओर इशारा कर दिया, जिन्हें घिसकर वह आग पैदा किया करता था। थोड़ी देर और इधर-उधर की बातें होती रहीं। एडमंड उस विचित्र पादरी की सूझबूझ पर आश्चर्य प्रकट करता रहा। अंत में पादरी ने उससे पूछा, तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो और तुम्हें बिना किसी अपराध के यहाँ बंद कर दिया गया है। एडमंड बोला, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने पिता की कसम खा सकता हूँ। मुझे आज तक पता नहीं कि मुझे किस अपराध में पकड़ा गया है और इस काल कोठरी में क्यों ठूस कर रखा गया है। और फिर एडमंड ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर पादरी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, तुम्हारी कहानी बड़ी अजीब मालूम होती है। हो सकता है तुम्हें यह न पता हो कि किस अपराध में तुम्हें यहाँ बंद किया गया है, लेकिन तुम पर कोई न कोई आरोप जरूर लगाया गया होगा। तुम यह सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारे जेल में रहने से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ है। किसी का लाभ जरूर है, वरना तुम्हें जेल में बंद न किया जाता। तुम बताते हो कि जहाज के कप्तान के रूप में तुम्हें तैनात किया गया था और तुम मर्सिडीज से शादी भी करने वाले थे। हेन, लेकिन जरा सोचो कि कप्तान बनाए जाने के बाद किसी को इस पर आपत्ति तो नहीं थी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी कप्तान तो नहीं बनना चाहता था। पहले तो एडमंड को कुछ खास बात याद नहीं आई, लेकिन अंत में उसने कहा, हाँ, डेंगलर्स नाम का एक खलासी जरूर था जिसके कप्तान होने की बारी थी। और आज जब आप इस तरह पूछ रहे हैं तो मुझे यह भी याद आता है कि जब बूढ़े कप्तान ने मरने के पहले मुझे वह गुप्त कागज सौंपा था, उस समय हालांकि वहां कोई न था, लेकिन डेंगलर्स को मैंने दरवाजे के पास से जाते हुए देखा था। थोड़ी ही देर की बहस के बाद पादरी ने यह सिद्ध कर दिया कि डेंगलर्स ही एडमंड की सारी तकलीफों का कारण है। धीरे धीरे उसने याद करके पादरी को यह भी बताया कि फर्नांद मसाबिस से शादी करना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं थी और इसी बात को लेकर फर्नांद उससे बहुत नाराज था। और फर्नांद और डेंगलर्स में जान पहचान थी। अंत में वह बोला, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। शादी के एक दिन पहले मैंने उन दोनों को एक शराब खाने में बैठे देखा था। अब मेरी समझ में आया कि ये लोग कितने दुष्ट हैं। लेकिन अब भी यह नहीं मालूम होता कि आखिर मुझे किस अपराध में सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। मजिस्ट्रेट साहब तो बहुत भले आदमी थे। वे मुझे बचाना चाहते थे। जेल के पहरेदार लोग मुझे उनसे मिलने नहीं देते, वरना मैं उनको बात दिलाता जो उन्होंने कहा था, तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। उन्हें मुझ पर दया आई थी। पादरी कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, तुम बहुत भोले आदमी मालूम पड़ते हो। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। मजिस्ट्रेट तुम पर क्यों दया करने लगा? क्या वह तुम्हारा दोस्त था? वह तो सरकारी आदमी है। यह बताओ कि उस कागज पर किसका नाम लिखा हुआ था? एडमंड सोचकर बोला, उस पर पेरिस में रहने वाले किन्हीं मस्यू नोतिएर का नाम लिखा था और मजिस्ट्रेट साह्य ने मुझसे कहा था कि इस कागज की बात किसी से न बताना।
फिर उन्होंने उस कागज को जला भी डाला था। पादरी बोला, अब मामला कुछ कुछ साफ होता जा रहा है। इतना तो जाहिर है कि मजिस्ट्रेट का इसमें कोई लाभ जरूर था, तभी उसने तुमसे कहा था कि इस कागज की बात किसी को मत बताना। और नीतिए, इस नाम के किसी आदमी को तो शायद मैं भी जानता हूं। अच्छा, मजिस्ट्रेट का क्या नाम है? पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें लोग मस्यू विल्फोर्ट कहते हैं। यह सुनकर पादरी उठ खड़ा हुआ और जोर से हंस पड़ा। फिर बोला, तुम बिल्कुल बच्चे हो, तुम्हें दुनिया का कुछ भी पता नहीं। अरे पगले, क्या इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मजिस्ट्रेट ने उस कागज की बात को गुप्त रखने के लिए क्यों कहा था? जानते हो, यह मस्यू नोतिएर, जिनके नाम वह गुप्त चिट्ठी थी, उसी मजिस्ट्रेट के पिता हैं। उस बदमाश ने अपने पिता को बचाने के लिए ही यह सब षड्यंत्र रचा है, और तुम उसे बहुत भला आदमी समझे बैठे हो। एडमंड यह सब सुनकर भौंचक्का रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह कुछ देर तक आंखें फाड़कर पादरी की ओर देखता रह गया। उसने आज तक नहीं सोचा था कि कोई आदमी इतना नीच हो सकता है। बहू फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, पादरी साहब, मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है। मैं कुछ देर तक अकेला रहना चाहता हूं, इस समय मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वह अपनी कोठरी में लौट जाया और औंधे मुंह एक कोने में पड़ रहा। पिछले दिनों की सारी घटनाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगीं। उसे लगा कि पादरी का कहना बिल्कुल सही है। पादरी ने जैसे उसकी आंखें खोल दी, उसने कसम खाई कि वह इन लोगों से बदला लिए बिना चैन नहीं लेगा। वह चुपचाप पड़ा रहा। पर्चदार कब आया और खाना रख गया, इसका भी उसे पता नहीं चला। कुछ देर बाद मौका देखकर पादरी उसके पास आया और उसके सिर हर हाथ फेरकर उसे दिलासा देने लगा। लेकिन उसे रोककर एडमंड बोला, इस समय इन बातों को रहने दीजिए। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूं, लेकिन फिलहाल मैं कर ही क्या सकता हूं। अपत्ता भन बहलाने के लिए मैं आपसे थोड़ा लिखना पढ़ना सीखना चाहता हूं। क्या आप अपने अगाध ज्ञान में से कुछ मुझे नहीं देंगे? पादरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, पर मेरे पास है ही क्या। जो कुछ मैं जानता हूं, उसे सीखने में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे। इस तरह एडमंड ने पादरी से शिक्षा लेनी शुरू की। थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना तो वह पहले से जानता था, लेकिन पादरी की मदद से उसे बड़ा लाभ हुआ। पादरी ने यह कभी नहीं सोचा था कि एडमंड जैसा एक जहाज का खलासी बुद्धि का इतना तेज होगा। थोड़े ही समय में एडमंड पावरी से हर विषय की शिक्षा बड़ी तेजी से लेने लगा। देखते देखते वह साहित्य, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि सीख गया। यही नहीं, उसने स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी भाषाएं भी सीख ली। पहले तो पादरी को उसकी बुद्धि पर विश्वास ही नहीं हुआ था। वह सोचता था कि इतना सब सीखने में एडमंड को 2-3 साल का समय लग जाएगा, लेकिन उसने 1 साल में ही बहुत कुछ सीख लिया। इसी बीच एक बार पादरी को फिर से वहां से निकल भागने की कोशिश करने की याद दिलाई। पहले तो पादरी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एडमंड ने बार बार कहा तो उसने एक शर्त पर वहां से भाग निकलना स्वीकार किया। शर्त यह थी कि भागते समय अगर कोई पहरेदार रास्ता रोकने की कोशिश करे तो एडमंड उसकी जान न ले। जब एडमंड इसके लिए राजी हो गया तो पादरी ने पहले से बनाया हुआ अपना नक्शा बाहर निकाला और उसके अनुसार अपनी योजना बनानी शुरू की। इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी मदद के लिए एडमंड जैसा युवक भी था, लेकिन उन्हें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ा। जमीन खोदने पर जो मिट्टी निकली थी उसे रोशनदान में से इस तरह से बाहर फेंकना पड़ता था कि किसी को कुछ पता न चल सके। रात में जब हवा चलती थी तो एक एक चुटकी मिट्टी उसी के सहारे उड़ा दी जाती। इसमें देर तो बहुत लगती थी,
लेकिन इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह करीब 15 महीने तक काम करने के बाद एक नई सुरंग तैयार हो गई तो वे अंधेरी रात का इंतजार करने लगे, क्योंकि चांदनी रात में निकलना असंभव था। परंतु इसी बीच एक विचित्र घटना हो गई। एक दिन एडमंड सुरंग में काम कर रहा था कि इतने में एक हल्की सी चीख उसके कानों में पड़ी। वह चौंककर सुरंग में आगे उतर गया, जहां पादरी काम में लगा हुआ था। एडमंड ने देखा कि पादरी दीवार से टिककर खड़ा हांफ रहा है। मारे दर्द के उसकी मुट्ठियां भिज गई थीं, शरीर कांप रहा था और चेहरा बिल्कुल उतर गया था। एडमंड ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पादरी के मुंह से आवाज निकली। उसने कहा, अब ज्यादा बात करने का समय नहीं रहा। सिर्फ इतना समझ लो कि एक भयानक बीमारी ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है। इससे मेरा बचना मुश्किल है। यह मेरा पुराना रोग है। इसकी थोड़ी सी दवा मैंने अपने पास बिस्तर के सिरहाने एक जगह छिपा रखी है। मुझे सहारा देकर ले चलो और बिस्तर पर लिटा दो। कुछ देर में मेरी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। इसके बाद मेरा शरीर ठंडा होता चला जाएगा। जब तुम्हें लगे कि मेरे शरीर में जरा भी प्राण बाकी नहीं बचे तो किसी तरह जोर लगाकर मेरा मुंह खोल देना और उसमें दवा की 7-8 बूंदें डाल देना। देखना, इससे ज्यादा मत डाल देना वरना फिर बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी। एडमंड यह सब सुनकर बहुत घबराया। वह पादरी को सहारा देकर बाहर लाया। फिर उसके कहे अनुसार उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर गिरते ही पादरी एक बार और दर्द के साथ चीखा और फिर धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगा। एडमंड ने मौका देखकर उसके मुंह में दवा की 7-8 बंद छोड़ दी। करीब 1-1.5 घंटे बाद पादरी की आंखें खुली। यह देखकर एडमंड को डाइस बंधा, लेकिन इस समय पादरी कुछ बोल नहीं पाता था। वह सिर्फ इशारे से बात करता था। उसने एडमंड को इशारा किया कि अब पहरेदार के आने का समय हो गया है। एडमंड फौरन भागकर अपनी कोठरी में जा पहुंचा। जब पहरेदार लौट गया तो यह फिर से पादरी के पास जा पहुंचा। इस समय पादरी कुछ कुछ बोल सकता था। कुछ देर बाद पादरी ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा। एडमंड आश्चर्य में पड़कर बोला, क्यों? अकेले क्यों? पादरी ने कहा, इसके पहले भी एक बार इस रोग का मुझ पर हमला हो चुका है, लेकिन उस बार आधे के अंदर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। परंतु इस बार बहुत देर लगी। इससे मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब बिल्कुल बेकार हो गया है। सिर बहुत जल रहा है और हाथ पांव बिल्कुल हीले हो गए हैं। इसके बाद अगर फिर दौरा आया तो या तो मैं मर जाऊंगा या लकवे की मार से मेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। एडमंड बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात न कहिए। आप पर रोग का हमला होने से पहले ही आप इस कालकोठरी से बाहर निकल आएंगे। नहीं भाई, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मुझमें भागने की ताकत नहीं है। मेरा दाहिना हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गया है, इसलिए समुद्र में तैरना भी मुश्किल है। एडमंड उसे रोककर बोला, नहीं, अगर भागना हुआ तो आपके साथ ही भागूंगा, वरना मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगा। अगर आप तैर नहीं सकते हैं तो मैं खुद आपको उठाकर तैर सकता हूं और समुद्र पार कर सकता हूं। बाज आप और आराम कर लीजिए। कल फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरे दिन जब एडमंड पावरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक पीला सा कागज का टुकड़ा हाथ में लिए बैठा है। उसने वह कागज एडमंड के हाथ में थमा दिया। वह कहीं का नक्शा मालूम होता था और उसमें टेढ़े-मेढ़े और बहुत ही बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। एडमंड आश्चर्य से उस कागज की ओर देखने लगा तो पावरी ने उसको बताया, तुम्हारी समझ में यह नहीं आएगा, लेकिन यह कागज मेरे छिपे हुए खजाने का नक्शा है। आज मैं इसे तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं।
तुम सोचते होगे कि बीमारी के कारण इस बुड़ौली में मेरा दिमाग खरान हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सचमुच वहां मेरा बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। एडमंड आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। फिर उसने कागज को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह पूरा किस्सा नहीं समझ सका। अंत में पादरी ने उसे अपनी कहानी बताई, जो इस प्रकार थी। रोम नगर की बात है। एक समय वहां एलेक्जेंडर बजिया नाम के धर्मगुरु रहते थे। उनका लड़का सीजर और लड़की लुकेसिया बहुत बदमाश और धन के लोभी थे। इन तीनों ने मिलकर जो जुल्म किया, वह आज भी रोम के धर्मगुरुओं के इतिहास में कलंक के रूप में माना जाता है। ये ईसाइयों के धर्मगुरु और पोप कहलाते थे। एक बार बजिया को बहुत से रुपयों की जरूरत पड़ी। रुपए मिलने का और कोई रास्ता न देखकर बाप बेटे ने मिलकर एक षड्यंत्र रखा और एक बनी आदमी से बहुत सा धन लेकर उसे कार्डिनल बनाने की योजना बनाई। कार्डिनल का पद पोप से नीचे माना जाता था और पोप के मरने पर कार्डिनलों में से ही कोई पोप की गद्दी पर बैठता था। अंत में उन्होंने उस धनी आदमी को कार्डिनल बना ही दिया और उससे बहुत सा धन वसूल किया। लेकिन इतने पर भी पोप की भूख शांत नहीं हुई। पोप ने अपने लड़के के साथ मिलकर कार्डिनल की हत्या करने का निश्चय किया। उसे यह भी मालूम था कि कार्डिनल अपने भतीजे को बहुत मानता है, इसलिए उन दोनों को भोजन के लिए उसने अपने यहाँ निमंत्रित किया। पोप के महल में जो खाना कार्डिनल और उसके भतीजे को खिलाया गया, उसमें जहर मिला हुआ था। कार्डिनल के प्राण तो लाना लाकर लौटते समय रास्ते में ही निकल गए और उसका भतीजा घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी स्त्री से कहा, चाचा के पुस्तकालय में एक किताब में उनका वसीयतनामा रखा है, उसे तुम जरूर दंड निकालना। उन्होंने सारा धन मेरे नाम कर रखा है। उसके मरते ही पोप अपने आदमियों को लेकर उसके यहाँ आ पहुंचा। उसने कागज पत्र और किताबें उलट डाली। बहुत खोज की, लेकिन उसे यह पता नहीं चल सका कि देश के उस सबसे अधिक धनी परिवार का गुप्त खजाना कहाँ रखा है। सामान में कुछ 1000 रुपए मिले, उन्हें उसने अपने कब्जे में ले लिया और फिर निराश होकर वहां से लौट गया। पोप के जाने के बाद उस धनी महाजन के वारिसों ने खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने लाइब्रेरी का एक एक कोना छान बाला, लेकिन सिर्फ एक वसीयतनामे के अलावा और कुछ नहीं मिला। सारी धन संपत्ति न जाने कहाँ पड़ी थी। जो वसीयतनामा मिला था वह बड़ा जरूरी था, बयों की उसमें महाजन ने अपना सारा धन और अपना पुस्तकालय वगैरह अपने भतीजे के नाम कर रखा था। इसके बाद एक किताब का भी उसमें जिक्र था और लिखा था कि मेरे वारिसों को चाहिए कि वे इस पुस्तक को छुए तक नहीं। पहले तो सख्त लोगों ने सोचा कि शायद इसी किताब में सजाने का रहस्य लिखा हो, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं निकला। वह किताब असल में महाजन की डायरी थी। उसमें लिखा, मेरे मालिक और इस वंश के सबसे पहले वारिस अमीर ग्वाड़ा थे। मैं उनका गुमास्ता था। उनकी धन संपत्ति की बात लोग तब भी नहीं भूले थे, लेकिन मैंने उसकी गरीबी अपनी आंखों से देखी थी। बहुत दिनों से मैं उस कागज की खोज में था जिसमें इस परिवार के पुश्तैनी धन का रहस्य लिखा था। मैंने बहुत खोजा, एक एक किताब छान डाली, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अमीर के आगे पीछे कोई नहीं था। इसलिए मरने के समय अपने बचाए हुए करीब 5000 रुपए और लाइब्रेरी की सब किताबें, जिनमें वह किताब भी थी, एक वसीयत में लिखकर मेरे नाम करते गए। मकान तो उनके सामने ही बिक चुका था। मैंने कुछ दिन वहां रहने के बाद फ्लोरेंस जाने का निश्चय किया, इसलिए मैं पुस्तकालय की सारी किताबों को डिब्बों में बंद कराने लगा। इसी बीच वह किताब मेरे हाथ लग गई। मैं उस किताब को लेकर खिड़की के पास जा उसके पन्ने उलटने लगा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा कि शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा छा गया था। नौकरों को शायद पता नहीं था कि मैं पुस्तकालय में हूँ,
इसलिए किसी ने वहां दिया जलाया ही नहीं। एक कोने में अंगीठी जल रही थी। मैं जिस किताब के पन्ने उलट रहा था उसमें एक बहुत पुराना कागज पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि लाओ इसी कागज को अंगीठी में जलाकर दिया जला लिया जाए। जब मैं उस कागज को जलाने लगा तो उसमें अजीब सी बदबू आई, लेकिन मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैं कागज को जलाकर बत्ती के पास पहुंचा तो मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जले हुए कागज पर कुछ अक्षर बिल्कुल साफ उभर आए थे, जिनमें कहीं हीरा मोती और सोने की मोहरें वगैरह शब्द दिखाई देने लगे। अब मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि यही वह कागज है जिसमें स्पाडा वंश के गुप्त खजाने का रहस्य लिखा हुआ है। उस जमाने में एक खास तरह की स्याही होती थी जिससे लिखी हुई चीज यूं तो पढ़ने में नहीं आती थी, लेकिन जब उसे जलाया जाता था तो वह साफ प्रकट हो जाती थी। इस कागज को महाजन के कई रिश्तेदार सरगर्मी से खोज रहे थे, लेकिन यह उन्हें नहीं मिला और अचानक मेरे हाथ लग गया। मैंने कोशिश करके जले हुए कागज पर से सारी बातें एक दूसरे कागज पर उतार ली। लो तुम सूद इस कागज को पढ़कर देख लो। यह कहकर पादरी ने एडमंड के हाथ में एक कागज रख दिया। एडमंड ने उसे फौरन रोशनी में जाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं कार्डिनल रपाडा अपने भतीजे और एकमात्र बारिस गुइडो स्पाडा को बताना चाहता हूं कि पोप ने आज दोपहर में मुझे अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया है। मैं जानता है कि यह मेरे खजाने को लूटने के लिए मेरी हत्या करना चाहता है। यही सोचकर मैं अपने छिपे हुए सजाने का सारा किस्सा इस कागज में लिख देता हूँ। गोस्टेफिस्टो टापू की ओर मेरा भतीजा कई बार मेरे साथ गया है। उसी टापू पर एक गुफा में मेरा सारा बजाना हीरा, माणिक, मोती और सोने की मोहरें वगैरह जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, छिपाकर रखा गया है। पहले से दूसरी मुफा के पास खोजने पर इस खजाने का पता चल सकता है। सीजर स्पाथा यह पढ़कर एडमंड कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा, फिर इसके बाद? पादरी ने कहा। इस कागज का अर्थ समझने के बाद मैं उसी दिन रोम नगर से चल पड़ा और इधर-उधर भटकने लगा, लेकिन मोंटेक्रिस्टो द्वीप तक मैं पहुंच नहीं सका। मेरे राजनीतिक विचारों के कारण कई दिनों से पुलिस ने मुझ पर नजर लगा रखी थी। जब मैं अचानक रोम छोड़कर निकल गया तो पुलिसवालों को कुछ शक हो गया और वे मेरे पीछे पड़ गए और रास्ते में ही उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तब से मैं यहीं पड़ा हूं। अब और तुम्हें क्या बताऊं? अगर किसी दिन हम लोग यहां से निकल सके तो उस खजाने को पाने की कोशिश करेंगे। अगर इस बीच मैं मर जाऊं तो मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर इस काम को पूरा करोगे। इतना बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ आ जाएगा? एडमंड ने पूछा। क्या अब उस वंश का कोई वारिस नहीं रचा? नहीं, कोई नहीं। उसका आखिरी वारिस सब कुछ मुझे सौंप गया है और अब मैं तुम्हें अपना वारिस बनाता हूं। मैं तो सन्यासी हूं, मुझे धन संपत्ति से क्या। इसके अलावा मेरे कोई संतान भी नहीं। तुमने आखिरी समय में मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए सारा धन मैं तुम्ही को सौंप देना चाहता हूं। यह कहकर पादरी ने स्नेह से एडमंड का कंधा वप्थमा दिया। अब दोनों ने मिलकर वहां से भाग निकलने की योजना बनानी शुरू की, लेकिन साथ ही पादरी ने एडमंड को पहले से मोंटेक्रिस्टो द्वीप का रास्ता बता दिया, ताकि अगर वह मर जाए तो भी एडमंड को वहां पहुंचने में दिक्कत न हो, क्योंकि पादरी को शक हो गया था कि अब वह ज्यादा दिन जीवित नहीं बचेगा। उसका रोग बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन सचमुच पादरी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पादरी ने आवाज देकर एडमंड को अपनी कोठरी में बुलाया। एडमंड जब तक उसके पारा पहुंचा, पादरी बेहोश हो गया था। एडमंड ने उसी दवाई को फिर से पादरी के मुंह में डाला, लेकिन इस बार पादरी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। पादरी मर चुका था।
एडमंड ने सबसे पहले उस खजाने के रहस्य वाला कागज पादरी के पास से निकालकर अपनी जेब में रखा और फिर उसकी लाश को कोठरी के दरवाजे के पास जिसकाकर वह सुरंग में उतर गया। लेकिन लौटने के पहले उसने सुरंग का मुंह इस तरह बंद कर दिया कि किसी को शक न हो। फिर वह अपनी कोठरी में लौट आया। शाम को जब पहरेदार खाना देने आया और पादरी की कोठरी के पास पहुंचा तो थोड़ी ही देर में उसे मालूम हो गया कि पादरी मर चुका है। वह दौड़ा गया और जेल के अधिकारियों को बुला लाया। उन लोगों ने आकर पादरी की कोठरी का दरवाजा खोला। उनके साथ जो डॉक्टर था उसने अच्छी तरह जांच करके बताया कि पादरी सचमुच मर चुका है। इस पर जेलर ने पहरेदारों से कहा, यह बेचारा पादरी था और भला आदमी था, इसके लिए वपन का इंतजाम कर दो। पहुंदार ने पूछा, ठीक है हजूर, लेकिन इसकी लाश का क्या किया जाए? कुछ नहीं, बस रात को 11 बजे असल में उस जेल में यह प्रथा थी कि जो कैदी मर जाता था उसकी लाश को पहाड़ से समुद्र में फेंक दिया जाता था। पहरेदारों ने पादरी की लाश को एक कफन में अच्छी तरह लपेटकर बांध दिया और फिर वे वहां से चले गए। उधर एडमंड यह सब सुन रहा था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि इस काल कोठरी से निकलने का सिवा इसके और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी मर जाए और फिर उसे पहरेदारों द्वारा बाहर फेंक दिया जाए। वह चुपचाप सुरंग में होकर पादरी की कोठरी में पहुंचा। उसने पादरी की लाश को कफन से निकालकर सुरंग में रख दिया और सुरंग का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर वह खुद उस कफन को ओढ़कर मुर्दे की तरह वहीं लेट गया। रात हुई। थोड़ी देर बाद 3 पहरेदार वहां आए। उनमें से एक मशाल लिए हुए था। बाकी 2 पहरेदारों ने आकर कोठरी का दरवाजा खोला और कफन में लिपटे हुए एडमंड को पादरी का शव समझाकर उसे एक बोरे में ठूंस दिया। फिर वे लोग उसको लादकर जेल में बाहर आए। इतने वर्षों बाद आज पहली बार एडमंड उस नरक जैसे कारागार से किसी तरह बाहर निकला। पहरेदार उसे उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचे। आसपास चट्टानी जगह थी। उनकी ठोकर से जब कोई पत्थर लुढ़क जाता था तो आसपास की चट्टान गूंज उठती थीं। किनारे की ठंडी ठंडी हवा और चट्टानों पर समुद्र की लहरों के टकराने से ही एडमंड ने अंदाजा लगाया कि वे लोग समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं। कुछ दूर बलकर वे एक चट्टानी कगार पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने बोरे को भुलाकर समुद्र में फेंक दिया। नीचे पानी में जोर से छपा की आवाज हुई। पहरेदार वापस लौट गए। पानी में गिरते ही एडमंड ने चैन की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। वह पुराना जहाजी मल्लाह था। तैरने में बहुत होशियार था। समुद्र से उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसने थोड़ी सी कोशिश के बाद अपने को बोरे से बाहर निकाल लिया और फिर वह ऊपर पानी की सतह पर आ पहुंचा। उसने ऊपर आंख उठाकर देखा तो आसमान में बने बादल छाए हुए थे। रह रहकर बिजली चमक जाती थी। लहरों के थपेड़े खाता हुआ वह चट्टानी किनारे से बहुत आगे निकल आया था। सामने और दूर चारों तरफ जहां तक उसकी नजर जाती थी पानी ही पानी था। वह लौटकर किनारे की तरफ नहीं जा सकता था, इसलिए वह आगे ही समुद्र में बहने लगा। इतने में पानी बरसना भी शुरू हो गया, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। वह धीरे धीरे तैरता ही रहा। मन में वह कभी कभी घबरा उठता था कि आखिर यह कभी किनारे पर पहुंचेगा भी या समुद्र में हमेशा के लिए जल समाधि ले लेगा। लेकिन जब उसे अपने पिता की और मेसिंदिस की याद आती थी तो यह फिर से उत्साह में भरकर हाथ पांव चलाने लगता था। करीब 2 घंटे तक इसी तरह अंधेरे में हाथ पैर फेंकते रहने के बाद वह एक द्वीप के किनारे लग गया। अब तक वह बिल्कुल यक्कर बर हो चुका था। उसके हाथ पैर ठंडक के कारण सुन्न हो रहे थे। किनारे तक पहुंचते पहुंचते वह बिल्कुल लड़खड़ाने लगा और एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। करीब 1 घंटे बाद वह होश में आया।
तब तक पानी रुक गया था और आसमान साफ होने लगा था। होश में आने पर उसे फिर चिंता होने लगी कि अब आगे भागकर किस तरह जान बचाई जाए, क्योंकि वह जानता था कि जब पहरेदार उसकी कोठरी में खाना रखने जाएंगे तो उन्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा और चारों तरफ उसकी खोज शुरू हो जाएगी। यही नहीं, जेलिया ने एक तोप छोड़कर आसपास के लोगों को यह भी सूचित कर देंगे कि एक कैदी भाग निकला है, और इस तरह सैकड़ों आदमी उसकी खोज में लग जाएंगे। अगर वह उनके हाथ पड़ गया तो फिर मौत ही समझो। वह ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब आसमान बिल्कुल साफ होने लगा और चांद चमकने लगा तब उसने देखा कि दूर कोई जहाज जा रहा है। असल में यह द्वीप समुद्र के बीच में पड़ता था और जहाज इसके पास से होकर निकल जाया करते थे। जहाज को देखते ही एडमंड की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसका रास्ता कुछ आसान हो गया। अब फिर से पानी में घुसने की उसकी इच्छा नहीं थी। उसके हाथ पैर अभी तक ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वह पानी में कूद पड़ा और जहाज की ओर तैरने लगा। इस बार एडमंड बड़ी तेजी से हाथ पैर फेंक रहा था और जल्दी से जल्दी जहाज के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यदि इस बार वह चूक गया तो आगे वह बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा। सवेरा होते ही पहरेदार उसे गिरफ्तार कर सकते थे। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन जहाज चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। किसी ने उसकी चिल्लाहट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतने पर भी एडमंड ने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज देता रहा और जहाज की ओर बढ़ता रहा। जब यह जहाज के काफी पास पहुंच चुका था, उसने यहां तक पहुंचान लिया था कि यह जहाज इटली की ओर जा रहा है। अब वह और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंत में जहाज के लोगों ने उसकी आवाज सुन ही ली। थोड़ी ही देर में जहाज की चाल धीमी हुई। जहाज को रुकते ही उसमें से नाव ऊपर से लटका कर पानी में उतारी गई। एडमंड पूरा जोर लगाकर नाव के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। नाव के पारा पहुंचते पहुंचते वह डूबने लगा। अब उसके हाथ पैरों में जरा भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन नाव में बैठे हुए एक मल्लाह ने उसे खींचकर नाव में चढ़ा लिया। जहाज में पहुंचने तक एडमंड आधा बेहोश हो चुका था। मारे थकान के उसके मुंह से बोल तक नहीं निकल रहा था। जहाज वालों ने उसे थोड़ी सी शराब पिलाई और कंबलों में लपेट दिया। जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो एक मल्लाह में उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? एडमंड कुछ देर चुप रहकर बोला, मैं माल्टा के एक जहाज का गल्ला हूं। तूफान में मेरा जहाज डूब गया। जहाज का कप्तान और मेरे साथ के दूसरे मल्लाह भी डूब गए। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरी तरह उनमें से कोई बबा भी है या नहीं। मैं भी डूबने ही वाला था कि ईश्वर की कृपा से आपका जहाज इधर आ निकला और आप लोगों ने मुझे बचा लिया। मल्लाह बोला, तुम तो बुरी तरह थक गए थे। अगर मैं तुम्हें सींचकर नाव में नहीं चढ़ा लेता तो बहुत मुमकिन था कि तुम हमारे जहाज के पास आने पर भी डूब गए होते। मैंने तुम्हें बचाया है। मेरा नाम जेकोपो है। एडमंड ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान तुम्हारा भला करे। जेकोपो उसके बड़े बड़े बालों और कई दिनों की बड़ी दादी मूछ की ओर देखकर बोला, लेकिन तुम्हारे बाल इतने बढ़ कैसे गए? मुझे तो शक हो रहा वा कि कहीं तुम कोई। एडमंड कुछ चौंका। सचमुच उसके बाल बहुत बढ़ गए थे। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि यह आदमी जरूर जेल से भागा है। लेकिन यह मुस्कराकर बोला, अरे नहीं भाई, बात यह है कि मैंने एक मनौती मान रखी थी कि कुछ साल तक दाढ़ी मूछ नहीं बनवाऊंगा। मेरी मनौती पूरी हो चुकी है और बाल बनवाने वाला ही था कि भाग्य के फेर से मैं इस दुर्घटना में फंस गया। जहाज के कप्तान ने एडमंड से पूछा, नयो भाई, अब तुम्हारा क्या इंतजाम किया जाए? एडमंड बोला,
अब मैं क्या बताऊं? मेरा तो जहाज ही नहीं रहा। जहाज गया, नौकरी भी गई। अगर आप किसी जहाज में काम दिला दें तो जिंदगी भर मैं आपका एहसान मांगा। कप्तान इसके लिए राजी हो गया। कप्तान ने उसे अपने जहाज पर ही नौकर रख लिया। कप्तान उसका काम देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि एडमंड एक अनुभवी मल्लाह है और उसके साथ के मल्लाहों से ज्यादा अच्छा काम जानता है। 2 दिन ही उस जहाज में काम करने पर एडमंड को मालूम हो गया कि यह जहाज कैसा है और उसे चलाने वाले कौन लोग हैं। असल में वह बुंगी चोरों का जहाज था। वे लोग बिना चुंगी दिए कीमती माल को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में चोरी से पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन इसी जहाज के लोगों ने उसे डूबने से बचाया था और अपने यहाँ शरण दी थी, इसलिए एडमंड ने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन वह पादरी की बात नहीं भूला था। दिन रात वह मोंटेफिस्टो के बस खजाने के सपने देखा करता था। कई बार उसका जहाज मोंटेक्रिस्टो टापू के पास से होकर गुजरा। यहाँ तक कि एक बार तो उसके जहाज ने मोंटेक्रिस्टो टापू पर कुछ समय तक लंगर भी डाला और माल का लेन देन भी किया। लेकिन इतने लोगों के बीच किसी छिपे हुए खजाने की सोच करना मुश्किल था। उसे कुछ दिनों के लिए अपनी इच्छा की दवाएं रखना पड़ा। इसी तरह करीब 4 महीने बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक एडमंड को मौका मिल गया। हुआ यह कि उसका जहाज मोंटेक्रिस्टो द्वीप के पास एक जगह बालू में बंस गया। जब तक जहाज चलने लायक न हो तब तक के इके के लिए जहाज के मल्लाहों ने तय किया कि चलो टापू पर शिकार की खोज की जाए। एडमंड भी उनके साथ साथ बंदूक लेकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर एडमंड ने बहाना बनाया कि उसके दोनों पैरों को अचानक लकवा मार गया है और अब वह बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। जहाजियों ने उसे उठाकर जहाज में वापस लाना चाहा, लेकिन एडमंड इसके लिए राजी नहीं हुआ और उन्हें समझाने लगा कि कहीं पुलिस न आ जाए और जहाज में चोरी का माल भरा हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी जहाज को इस द्वीप से अलग कर दिया जाए और उसे यहीं छोड़ दिया जाए। वह कहने लगा, तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो। ईश्वर की कृपा से कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर लौटते समय तुम मुझे लेते जाना। इस समय तो मुझ में हिलने डुलने की ताकत नहीं है और मेरे दोनों पैर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कुछ देर तक जहाजियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने यही ठीक समझा। एडमंड को कुछ गोली बारूद देकर और एक बंदूक उसी के पास छोड़कर वे लोग वापस किनारे पर लौट आए। तब तक कप्तान ने जहाज को बाल में से निकाल लिया था। थोड़ी देर बाद ही जहाज चल पड़ा। जब जहाज द्वीप से काफी दूर आगे निकल गया तो एडमंड उठ खड़ा हुआ। इस मौके के लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर वह बड़े मजे में छिपे हुए खजाने की खोज में निकल पड़ा। काफी देर तक पहाड़ों के बीच भटकने के बाद एडमंड ने वह गुफा खोज निकाली। उस गुफा के मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ था। एडमंड की समझ में नहीं आया कि बड़ा पत्थर यहाँ किसने रखा होगा। इतना बड़ा नत्थर तो कोई राक्षस ही उठा सकता है। वह गुफा के सामने सड़ा यही सब सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर पास ही एक दूसरे पत्थर पर पड़ी। उस पर एक चिन्ह बना हुआ था। यह चेहस्पाड़ा वंश का था। इसके बारे में पादरी ने उसे बताया था। इस चिन्ह को देखकर एडमंड खुशी से नाच उठा। इतनी बड़ी चट्टान को कैसे हटाया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इसका भी उसने हल निकाल ही लिया। पुराने उस चट्टान के नीचे थोड़ा सा गड्ढा किया और उसमें बारूद भर दिया। फिर उसने कुछ सूजी हुई लताओं को लपेटकर एक रस्सी सी बना ली और उसमें आग लगा दी। आगे लगाने के बाद ही वह दौड़कर दूर जा खड़ा हुआ। जब आग बारूद के ढेर के पास तक पहुंची तो एक बहुत जोर का धड़ाका हुआ और चट्टान खिसककर नीचे घाटी में लुढ़क गई।
आवाज को सुनकर गुफा में से एक बड़ा भारी अजगर बाहर आया और एक तरफ निकल गया, जैसे अब तक वह स्पार्टा वंश के लजाने की रक्षा कर रहा था। पत्थर के जिसकते ही एडमंड ने देखा कि गुफा का मुंह छोटे बड़े पत्थरों से अच्छी तरह बंद करके रखा गया है। बीच में बड़ा पत्थर था और उसमें लोहे की एक कड़ी लगी हुई थी। एडमंड ने एक पेड़ की डाली तोड़कर उस कड़ी में पिरोई और फिर उसे जोर से खींचना शुरू किया। बड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे पत्थर एक तरफ को खिसकने लगा। जब पत्थर कुछ खिसक गया तो उसने अंदर झांककर देखा। अंदर जाने के लिए पत्थर की एक सीढ़ी बनी हुई थी। वह सीढ़ी से होकर नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि वह एक छोटी सी कोठरी में जा पहुंचा है। लेकिन यह कोठरी तो बिल्कुल खाली थी। इसमें कुछ नहीं था। एडमंड यह देखकर बहुत चकराया। उसने सोचा कि कहीं वह किसी गलत गुफा में तो नहीं आ गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई यहां से खजाना बुरा से गया हो। इतने में उसे पादरी की बात याद आई। पादरी ने उसे बताया था कि उसी गुफा में कहीं खजाना रक्षा है और पहले जो कोठरी पड़ती है उसमें से दूसरी गुफा में जाने का रास्ता है। यह बौद्ध आते ही उसने फिर से खोज शुरू की। वह उस कोठरी की दीवारों को टटोलकर देखने लगा। एक जगह उसे लगा कि वहां का पशवर पोला है। उसने जोर लगाकर उसी जगह चोट करनी शुरू की। थोड़ी ही देर में यह पत्थर निकल आया और वहां एक सुरंग दिखाई देने लगी। लेकिन यहां बिल्कुल अंधकार था। इसलिए बाहर जाकर यह एक पेड़ की डाली को मशाल की तरह भुलगाकर फिर से अंदर पहुंचा। अब वह सुरंग में होकर दूसरी गुफा में पहुंचा तो वह भी बिल्कुल खाली मिली। लेकिन इस बार वह निराश नहीं हुआ। उसने जमीन पर चोट करनी शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि मिट्टी के ढेर के नीचे कोई चीज छिपी हुई है। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर में उसमें से लकड़ी का एक संदूक निकल आया। उस पर चारों तरफ से लोहे की पट्टियों लगी हुई थीं और एक मजबूत ताला उसमें लटका हुआ था। इस संदूक पर स्पार्टा वंश का चिन्ह भी बना हुआ था। एडमंड ने ठोकर मारकर देखा कि संदूक की लकड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। उसने जोर से लकड़ी से उस पर वार किया और संदूक की पटरी एक तरफ से खुल गई। उसने पटरी को हटाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक में 3 खाने बने हुई थीं। दूसरी में सोने की ईंटें रखी थीं और तीसरे खाने में हीरे, मोती और दूसरी तरह के जवाहरात भरे हुए थे। एडमंड की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस समय उसे पावरी की बहुत याद आई। अगर आज यह होता तो कितना खुश होता। उसने अपनी जेबों में हीरे, मोती और सोने की मोहरों को हंसना शुरू किया। जब जेबें भर गई तो उसने संदूक को फिर से बंद कर दिया और उसे उसी तरह मिट्टी के ढेर में छिपा दिया। बाहर आकर उसने सुरंग का मुंह ठीक से बंद कर दिया। फिर गुफा के बाहर आकर उसने सूखी हुई टहनियों और झाड़ियों से गुफा का मुंह इस तरह छिपा दिया कि किसी को आसानी से पता ही न चल सके कि यहाँ कोई गुफा है। अब एडमंड जंगली फल लाकर उसी टापू पर इधर-उधर भटकने लगा और जहाज के आने का इंतजार करने लगा। करीब 5 दिन बाद जहाज आ पहुंचा। एडमंड लंगड़ाते हुए किनारे की ओर खिसकने लगा। उसने ऐसा बहाना बनाया जैसे इतने दिनों तक वह बीमार पड़ा रहा और अब उसके पैर कुछ-कुछ ठीक हो रहे हैं। उसने अपनी जेबों को अच्छी तरह छिपा रखा था। जहाजियों ने फिर से अपने जहाज में जगह उसे दे दी, लेकिन अब वह काम नहीं कर पाता था, इसलिए वे भी उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। जहाज जब लॉदर्न बंदरगाह में पहुंचा तो जहाजियों ने एडमंड को उतार दिया। एडमंड उनसे विदा होकर शहर की ओर गया। शहर में वह एक बड़े जौहरी के पास पहुंचा और उसे अपने हीरे मोती दिलाने लगा और सौदा पटाने लगा। यह जौहरी वैसे तो शहर का बहुत बड़ा आदमी था,
लेकिन यह यहूदी था और चोरी का माल भी खरीदा करता था। उसने एडमंड से कुछ नहीं पूछा और बाजार के भाव से बहुत ही कम दाम पर उसके मारे जवाहरात खरीद लिए। एडमंड ने भी सस्ते में सारे हीरे मोती बेच दिए। फिर भी उसे बदले में जितना रुपया मिला यह किसी छोटे मोटे सेठ की पूंजी के बराबर था। रुपया लेवार एडमंड जहाज के एक कारखाने में गया। वहां उसने एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छी किस्म का जहाज खरीदा। फिर वह जेकोबो के पास पहुंचा और उसे 100 सोने की मोहरें देकर बोला, तुम्हारे लिए ही यह मैंने खरीदा है। आज से तुम इसके कप्तान हुए। तुम इस जहाज को अपना ही समझो और जितने बलासियों को चाहो अपनी मदद के लिए रख लो। जेकोबो आश्चर्य से उसकी ओर देखता रह गया। एडमंड की बातचीत से शुरू में उसे ऐसा जरूर लगा था कि यह किसी अच्छे खानदान का आदमी है, लेकिन उसने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि एडमंड इतना धनी है। उसने एक जहाज और सोने की एक सी मोहरें दी थीं। इतना बड़ा इनाम तो एक बादशाह भी नहीं दे सकता। एडमंड ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे चाचा बहुत धनी आदमी थे। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है और वे अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए हैं। अब तुम यहाँ से सीधे मार्सेल्स चले जाओ और वहां जाकर दांते नाम के एक बड़े व्यक्ति और मर्सिडिस नामक युवती की खोज करो। उनका पता मैं बताए देता हूँ। उन लोगों की खबर लेकर तुम मोंटे क्रिस्टो टापू पर मुझसे मिलना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद एडमंड ने उस जहाज के कप्तान को और दूसरे खलासियों को बहुत सारा इनाम दिया, जिसमें जेकोबो पहले काम करता था। दूसरे दिन ही जेकोबो मार्सेल्स के लिए रवाना हो गया। इसके बाद एडमंड ने एक छोटा सा जहाज अपने लिए खरीदा और उसमें एक बड़ा सा संदूक छिपाकर रख दिया। फिर वह मोंटे क्रिस्टी द्वीप के लिए रवाना हो गया। रात में चुपके से द्वीप के किनारे पहुंचकर एडमंड ने एक जगह जहाज छिपा दिया और फिर वह गुफा में जाकर सारा धन निकाल लाया। सारे हीरे जवाहरात और मोहरों को उसने उस बड़े से संदूक में छिपाकर रख दिया। इस काम में उसे 2 दिन लग गए। तब तक जेकोबो भी वापस लौट आया। उसने जो खबर सुनाई वह बड़ी निराशाजनक थी। उसने बताया कि दांते की मृत्यु हो चुकी है और मर्सिडिस कहीं चली गई है। अपने पिता की मृत्यु और मर्सिडिस के गायब हो जाने की खबर सुनकर एडमंड की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन किसी तरह उसने अपने को संभाल लिया। दूसरे दिन एडमंड मार्सेल्स के लिए रवाना हो गया। पहले तो उसे शहर में जाते हुए बड़ा डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने अंग्रेज सरदार का भेष बनाया और फिर वह शहर में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि कोई भी उसे पहचान नहीं सका। उल्टे पुलिस के सिपाहियों ने बड़े अदब के साथ उससे बात की। यहाँ तक कि उसके पुराने जहाजी साथी भी उसे पहचान नहीं सके। शहर में जाकर वह उस मकान मालिक से मिला जिसके मकान में उसका बूढ़ा पिता रहता था। उसने मकान मालिक को मुहांगा दाम देकर उससे वह मकान खरीद लिया। फिर उसने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया कि उसके पुराने पात्र इंग्लर्स, फर्नांड वगैरह का क्या हुआ और मर्सिडिस कहाँ गई। कुछ ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि डेगलर्स ने किसी तरह तिकड़म करके काफी पैसा पैदा कर लिया है और अब वह पेरिस का एक बहुत बड़ा महाजन माना जाता है। लोग उसका बड़ा मान करते हैं। फर्नांड पहले यूनान गया और फिर वहां से तुर्की जा पहुंचा। उसने वहां लोगों को ठगकर किसी तरह बहुत रुपया जमा किया और अब वह भी पेरिस के एक बहुत बड़े अमीर की तरह माना जाता है। एडमंड को यह भी मालूम हुआ कि मर्सिडिस करीब 18 महीने तक उसका इंतजार करती रही और अंत में मजबूर होकर उसने फर्नांड के साथ शादी कर ली। अब पेरिस की धनी घर की महिलाओं के बीच उसकी उठबैठ होती है और लोग उससे मदद मांगने के लिए आया करते हैं। यह सब मालूम करके एडमंड मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। मर्सिडिस उसकी मंगेतर थी
और पीछे उसने उसके जानी दुश्मन फर्नांद के साथ शादी कर ली। जब आसपास के की मृत्यु किस प्रकार हुई, लोगों से उसने यह सुना कि उसके पिता तो उसके दुहक की सीमा न रही। लोगों ने उसे बताया कि उसके पिता बूढ़े दांते को भूख से तड़पकर अपनी जान दे देनी पड़ी। मोरेल ने उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने उससे मदद नहीं ली। वह बेचारा अपने बेटे की याद में रो रो कर मर गया। उसे यह भी मालूम हुआ कि डलर्स की धोखेबाजी के कारण मोरेल का दिवाला निकल गया। अब वह राह का भिखारी बन गया था और इंग्लर्स, जो एक दिन उसके जहाज का साधारण खलासी था, आज लखपति बन गया था। एडमंड जानता था कि उसके पुराने मालिक मोरेल ने उसकी और उसके पिता की कितनी मदद की थी। जब उसने सुना कि मोरेल का दिवाला निकल गया है और उसके सारे जहाज एक एक करके उसके हाथ से निकल चुके हैं और अब वह पैसे पैसे के लिए मोहताज है, तो सबसे पहले एडमंड ने उसकी मदद का इंतजाम किया। उसने अपने रुपयों से एक बैंक खोला और बैंक के जरिए मोरेल को बहुत रुपया उधार दिलवा दिया। इससे मोरेल को बड़ी मदद मिली और उसका काम फिर से चल निकला। अब एडमंड को अपने पुराने शत्रुओं से बदला लेना था। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके सभी पुराने शत्रु अब बहुत धनीमानी हो गए थे। वेलर्स सरकारी खजाने का खजांची बना दिया गया था और विलफोर्ट अब मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त था। एडमंड अब मौके की तलाश में रहने लगा। रुपए पैसे की अब उसे कमी नहीं थी, इसलिए कभी कभी वह दूसरे देश की यात्रा पर भी निकल जाया करता था। उसने सुना कि इटली की राजधानी रोम में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। एडमंड अपने आप को मोंटेफिस्टो का नवाब, काउंट ऑफ मोनोकिस्टो बताता था। काउंट का अर्थ होता है नवाब, और नवाबों की तरह मह रहता भी था। धीरे धीरे उसने बड़े बड़े लोगों और धनीमानियों से अपनी जान पहचान बढ़ा ली। इस तरह कई बरस बीत गए। धीरे धीरे उसकी जान पहचान फर्नांद के जवान बेटे अल्बर्ट से हुई। अल्बर्ट को एडमंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वह तो उसे मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में ही जानता था। एक बार की बात है, अल्बर्ट कहीं जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। एडमंड ने डाकुओं को बहुत सा रुपया देकर अल्बर्ट को छुड़ा लिया। एडमंड की इस कृपा का यह असर हुआ कि अल्बर्ट उसका बिल्कुल भक्त बन गया। अब एडमंड जो कुछ कहता था अल्बर्ट उसे पूरा किए बिना नहीं रहता था। पेरिस पहुंचने पर अल्बर्ट एक दिन एडमंड को अपने साथ अपने घर ले गया। एडमंड उसके घर जाने से अभी घबराता था, क्योंकि अल्बर्ट फर्नांद का लड़का था। अपने पुराने शत्रु के लड़के को एडमंड ने सिर्फ इसलिए बचाया था कि वह मर्सीडिस का भी बेटा था, और एडमंड अभी तक मर्सीडिस को भूल नहीं सका था। एडमंड अल्बर्ट के साथ उसके घर पहुंचा। फर्नांद ने उसका स्वागत किया। एडमंड ने भी मन मारकर उससे हाथ मिला लिया। फर्नांद उसे पहचान नहीं सका, क्योंकि अल्बर्ट ने उसका परिचय मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में कराया था। फिर अल्बर्ट अपनी मां को भी बुला लाया। मर्सीडिस भी उस आदमी से मिलना चाहती थी जिसने उसके बेटे को बचाया था। लेकिन मर्सीडिस ने जैसे हो कमरे में पैर रखा, वह एडमंड को फौरन पहचान गई। उसका चेहरा सफेद हो गया और पांव लड़खड़ाने लगे। इतने साल बाद आज एडमंड को वह मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में देखकर अपने आप को संभाल नहीं सकी। लेकिन फिर यह सोचकर कि कहीं फर्नांद या अल्बर्ट को कुछ शक न हो जाए, उसने अपने आप पर काबू पाया। उसने मोंटेफिस्टो के काउंट का स्वागत किया और अपने बेटे को डाकुओं के हाथ से छुड़ाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। एडमंड चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और फिर 2 बार इधर-उधर की बातें करके उस दिन वहां से चला आया। उधर रोम के जिस बैंक में एडमंड के रुपए जमा थे, उसी बैंक के साथ साथ इंग्लर्स का कारोबार चलता था। एडमंड ने बैंक से डेंगलर्स के नाम एक चिट्ठी लिखवाई और फिर वह उनसे मिलने जा पहुंचा। चिट्ठी में लिखा था
कि ये मोंटेफिस्टो के काउंट हैं। पेरिस में ये जितने दिन रहें और इन्हें जितने रुपयों की जरूरत पड़े आप अपने पास से दे दीजिएगा। बाद में बैंक आपका हिसाब कर देगा। डेंगलर्स भी एडमंड को पहचान नहीं सका। उसने मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में उसका स्वागत किया, लेकिन चिट्ठी को पढ़कर वह कुछ चक्कर में पड़ गया। उसने आश्चर्य से काउंट की ओर देखते हुए कहा, बड़ी विचित्र बात है। इस चिट्ठी में साफ साफ यह नहीं लिखा है कि आपको कितने रुपए की जरूरत होगी। वैसे आपको रुपए देने में भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, पर अच्छा हो कि आप कोई निश्चित रकम बता दें। 1,00,000 2,00,000 एडमंड हंसकर बोला, 2,00,000 से मेरा क्या होगा? कम से कम 14-15 लाख हो तो किसी तरह काम चल जाएगा। इंग्लर्स कुछ चिंता में पड़ गया। वह पेरिस का सबसे बड़ा महाजन माना जाता था, इसलिए यह भी नहीं कहना बाहत था कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। उसे सोच में पड़ा हुआ देखकर एडमंड बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? डेंगलर्स फौरन बोला, नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तब फिर क्या इतने रुपए आपके पास नहीं हैं? इंग्लर्स गर्व से छाती फैलाकर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? आप शायद पेरिस के सबसे बड़े महाजन डेंगलर्स को पहचानते नहीं हैं। 15 लाख क्या? आप जब कहिए, मैं 15 करोड़ रुपए ला सकता हूं। एडमंड उठते हुए बोला, नहीं नहीं, अभी मुझे इतने रुपयों की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 6 लाख रुपए मेरी कोठी पर भेज दीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, यह कहकर एडमंड वहां से चला आया। डेंगलर्स ने उसके लिए रुपयों का इंतजाम कर दिया। अब एडमंड अक्सर उसके यहां आने जाने लगा। उसने डेंगलर्स की पत्नी को भेंट के रूप में हीरे के 2-3 गहने दिए। इस तरह धीरे धीरे उसने डेंगलर्स से अच्छी जान पहचान पैदा कर ली। वह इसी मौके की तलाश में था कि किस तरह डेंगलर्स से उसका सारा पैसा निकलवाया जाए। पहले तो उसने इंग्लर्स को ऐसा व्यापार करने की राय दी जिसमें पैसा कम लगा और फायदा काफी हुआ। इससे डेंगलर्स उसकी राय की कदर करने लगा। लेकिन बाद में एडमंड ने उसे ऐसी राय दी कि उसे बहुत घाटा होने लगा। लेकिन डेंगलर्स अपनी झूठी शान में आकर रुपया लगाता ही गया, यहाँ तक कि उसने दूसरों से उधार लेकर और अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर कारोबार में रुपया लगाना शुरू किया। अंत में एक दिन यह दिवालिया घोषित कर दिया गया और उसे पेरिस छोड़कर भाग जाना पड़ा। इस तरह डेंगलर्स से बदला लेने के साथ साथ एडमंड अपने पुराने दुश्मन जज विल्फोर्ट से बदला लेने की भी तैयारी कर रहा था। उसने पता लगाया कि विल्फोर्ट अपनी जवानी में कई गैरकानूनी काम कर चुका है। एडमंड ने लोगों को पैसे देकर किसी तरह जज के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उन्हें राजा के पास तक पहुंचा दिया। मामले की जांच हुई। विल्फोर्ट को दरबार से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी भी जाती रही और पेरिस के सभ्य समाज में उसकी बड़ी बदनामी हुई। यहाँ तक कि विल्फोर्ट के लिए शहर में रहना मुश्किल हो गया और वह भी एक दिन पेरिस से भाग निकला। इसी तरह एडमंड ने फर्नांड से भी बदला लिया। जब फर्नांड को मालूम हुआ कि मोंटे क्रिस्टो का काउंट और कोई नहीं खुद एडमंड जानते हैं तो वह बहुत घबराया। उसने एडमंड के खिलाफ फिर से बाल चलनी चाहिए, लेकिन इस बार एडमंड ने उसकी दाल नहीं गलने दी। एडमंड ने उसे धमकी दी कि वह उसकी सारी पोल खोल देगा। उसने फर्नांड के खिलाफ भी काफी सबूत इकट्ठे कर लिए। फर्नांड को बचकर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया और उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह एडमंड ने अपने सभी पुराने दुश्मनों से बदला लिया। अब उसकी राह में कोई कांटा नहीं था। बाद में एक बहुत सुंदर लड़की से उसने शादी की और वह आराम से रहने लगा।